जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के दरमियान एक कोई मामूली फ़र्क होता है जो कि कोई प्रोफेशनल हुँ, बता सकता है। आम लोग उसमें अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं जी। और उसकी वजह से गलत मेडिकेशन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे यानी कई मर्तबा लोगों को कोई वायरल जो है वो डिज़ीज़ होती है और वो एंटीबायोटिक्स से उसका इलाज करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ गए होते हैं, क्योंकि उनकी सिम्पटम्स और उनकी जो बज़ाहिर जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो बहुत मिलते-जुलते हैं। हुँ, और यहाँ पे भी अगर आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में भी देखें तो आपको सिम्पटम्स मिलते-जुलते मिलेंगे। अगर कोई बहुत एक्सटैटिक है, हुँ, तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहा है जो स्टिमुलेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस वजह से भी हो सकता है कि उसको कोई ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जैसे कि बाइपोलर, बाइपोलर जिसके वो मैनिक फेज़ में हो सकता है। जी। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो वैसे ही बड़ा हाई एनर्जी वाला इंसान है। हुँ, एक नॉर्मेल्सी का फैक्टर भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसमें आप चलेंगे और जहाँ पे भी किसी मामले में भी एडिक्शन है, वो पहली चीज़ है। एडिक्शन फर्स्ट पहले थिंग फर्स्ट, एडिक्शन कम्स फर्स्ट। वो डिप्रेशन सब्सटेंस या वो जहाँ पे भी हैं इस्तेमाल, मसलन सब्सटेंस यूज़ वाले पेशेंट के साथ आप काउंसलिंग नहीं कर सकते विदाउट द सब्सटेंस बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पिक्चर। क्योंकि वो सेन ही नहीं है, रिसेप्टिव ही नहीं है। उसकी सैनिटी नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसमें आ जाती है कि नशे का इलाज सबसे पहले होगा और उसकी वजह से आधा मसला ऐन मुमकिन है वैसे हल हो जाएगा और हुँ, बाकी का मसला फिर आप या तो पैरेलल या उसके बाद देखेंगे। और लेकिन सबसे पहली बात तो अगर आप पूछेंगे ना कि एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा आइस का नशा करता है और उसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, आज उसे क्या करना चाहिए? हुँ, तो आज उसे ये नहीं कि बाइपोलर की मेडिकेशन शुरू कर दे, हुँ, आज उसे ये पहला काम है कि वो नशा छोड़ दे। हुँ, जैसे हमने कहा कि बाइपोलर के मैनिक फेज़ में लोग जो हैं वो स्टिमुलेंट ड्रग्स का रेकलेस ड्रग्स जो बहुत हार्डकोर ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेसिव फेज़ में लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हुँ, ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इन तमाम दवाइयों का अब्यूज़ करते हैं। इस हद तक के सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर उन चीज़ों का हो जाता है। हुँ, तो ये मेंशन करना उसमें ज़रूरी है कि ये एक ही इंसान जी। अपने दोनों मूड्स की एक्सट्रीम पे ये दोनों काम करता है। हुँ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम यू आस्क फॉर इट के साथ मैं हूं सलमान अहमद आवान। आप ये जो आज का प्रोग्राम है लाहौर स्टूडियो से देख रहे हैं, चूँकि मंगल का रोज़ है। आप ये प्रोग्राम डेली देखते हैं 7 से लेकर 9 बजे तक, और 2 दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं इस्लामाबाद से, यानी जो पीर का रोज़ है और बुध का रोज़ है। 2 दिन आप लाहौर से देखते हैं, यानी कि जो मंगल का रोज़ और हफ्ता का रोज़, और 2 दिन कराची से, जुमेरात और जुम्मा। जो इतवार का शो है वो आप डॉक्टर्स इनक्लेव लाहौर से बराह रास्त देखते हैं। आज की जो ख़ासियत है वो ये है कि अब्दुर्रहमान सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंगनेस की टीम का हिस्सा हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक डॉक्टर यू। सलमान उल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हैं डॉक्टर सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डुअल डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले आगाज़ ही वहाँ से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डुअल डायग्नोसिस नाम की चीज़ होती क्या है। अब्दुर्रहमान सदाकत साहब, डुअल डायग्नोसिस का अक्सर ज़िक्र आता है कि दो दो मसाइल का कोई सामना। तो ये क्या होता है? सो इन सिंपल वर्ड्स, हुँ, डुअल डायग्नोसिस इज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे किसी इंसान को कोई मेंटल डिसऑर्डर्स एक से ज़ायद पाए जाएंगे किसी एक इंसान में। जी, और मुख्तलिफ जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जी। उनके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, उनकी हुँ, मुख्तलिफ ट्रेट्स होती हैं। हुँ, और कभी दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की ट्रेट्स अगर एक इंसान में पाए जाने लगें, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको डुअल डायग्नोसिस की तरफ अ, वो चला जाता है। ठीक। लेकिन ज़्यादातर डुअल डायग्नोसिस जो हैं वो एक किसी मेंटल कंडीशन और साथ सब्सटेंस अब्यूज़ के होता है। हुँ, इस सिचुएशन को हुँ, कोमोबिडिटी भी कहते हैं। हुँ, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज को अकरेंस ऑफ जी, टू डिसऑर्डर्स, तो जी, इसके मुख्तलिफ नाम आप कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन डुअल डायग्नोसिस में अगर मैं बात करूँ तो बाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर हुँ, और सब्सटेंस अब्यूज़, सही। या स्किज़ोफ्रेनिया और सब्सटेंस अब्यूज़, हुँ, या फिर एंजाइटी के साथ सब्सटेंस अब्यूज़,
ये ज़्यादातर हमारी फील्ड में कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक। इसमें और इसमें ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि पहले कौन सा आता है, हाँ, क्योंकि कई मर्तबा ये किसी डिसऑर्डर की वजह से सब्सटेंस की तरफ जाते हैं और कई मर्तबा सब्सटेंस के सब्सटेंस इस्तेमाल की वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले है। अब बिल्कुल इसी तरह है हाँ, कि अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जी, तो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो ट्रेट्स हैं और उसमें जो रेकलेसनेस आती है, उसमें जो लैक ऑफ इनहिबिशन है, जी, वो इंसान को सब्सटेंस और ड्रग्स की तरफ लेके जाता है। जी, जी। और अगर आप ये कह सकते हैं कि कोई ड्रग्स की तरफ पहले चला गया, तो बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ सब्सटेंस हुँ, एंड बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ दीज हार्डकोर ड्रग्स, जी, किसी की सबमिसिव जो जीन है ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, हुँ, वो ट्रिगर हो जाएगी और उसका बाइपोलर या उसका स्किज़ोफ्रेनिया उसकी वजह से ट्रिगर होके सामने आ जाएगा। सो इट कैन गो बोथ वेज। ठीक है। डॉक्टर सलमान आपसे ही जानना चाहूँगा, एक ये तासुर होता है कि कोई डॉक्टर अच्छा वो है या साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट अच्छा वो है, जो कि एक डायग्नोसिस की तरफ पहुँच जाए। हुँ, फिर उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस से वो देखते हुए कोई एक बता दे कि जी असल में मसला जो है वो ये है। हुँ। ये जब डुअल डायग्नोसिस की बात होती है, क्या ये लैक है उस डॉक्टर का, साइकोलॉजिस्ट का, कि वो दो-दो चीज़ें डायग्नोस कर रहा है, या वाक़ई कोई दो-दो मसाइल एक इंसान को हो सकते हैं? अ, देखिए इसमें किसी किस्म की कोई कोताही या नाकामी नहीं है किसी भी प्रोफ़ेशनल की डायग्नोस करने में। टेक्निकली अगर हम समझें हुँ, फ़िज़ियोलॉजी है इन दिमागी जो इलनेसेस हैं, साइकियाट्रिक इलनेसेस और एडिक्शन के दरमियान, तो जी, बहुत बड़ा ओवरलैप एग्ज़िस्ट करता है, हाँ, दोनों की पैथोफ़िज़ियोलॉजी में, दोनों के मैकेनिज़्म में। जी, क्योंकि एडिक्शन में भी कहीं न कहीं हम देखते हैं कि बहुत मेजर रोल आपके ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिस्टर्बेंस का है। जी, और सेम वही उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस बहुत से या मेजॉरिटी साइकाट्रिक इलनेसेस का भी कॉज बनती है। हुँ, हुँ, तो अगर किसी इंसान को प्री एग्जिस्टिंग कोई साइकाट्रिक डिसऑर्डर है तो एक इम्बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जी, जो कि उस इंसान की इस प्रोपेंसिटी को बढ़ाता है कि वो ड्रग्स की तरफ या एडिक्शन की तरफ माइल हो जाए। इसी तरह अगर कोई इंसान एडिक्शन में मुब्तला हो गया है फॉर वट एवर रीज़न, उसके अंदर प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है टू डेवलप साइकाट्रिक इलनेस लेटर ऑन इन देयर लाइफ। तो अब ये जो यहाँ पर जो एक प्रोफेशनल का रोल है, जी, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसने पहले असर्टन करना होता है कि इनमें से क्या चीज़ प्राइमरी डिजीज़ है और हुँ, फिर क्या चीज़ है जो उसके आउटकम में हमें मिल रही है, क्योंकि हुँ, ट्रीटमेंट डिटरमिन करना उस सही तशखीस के लिए बहुत ज़रूरी है। डुअल डायग्नोसिस अक्सर औक़ात एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी वजह ये है कि अक्सर औक़ात बहुत से ऐसे पेशेंट जो एडिक्शन के होते हैं वो हमारे पास इतना लेट प्रेजेंट करते हैं कि उन ड्रग्स के इफेक्ट ने कहीं ना कहीं कोई साइकाट्रिक इलनेस उन लोगों के अंदर इंड्यूस कर दी होती है। हुँ, और इसी तरह बहुत से लोग बहुत से टैबूज़ की वजह से, बहुत से स्टिग्मास की वजह से साइकाट्रिक इलनेसेस का ट्रीटमेंट भी बहुत लेट लेने आते हैं, और उस सारे टाइम फ्रेम में अक्सर औक़ात वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं डिफरेंट ड्रग्स की तरफ, और उन ड्रग्स से एक्सपोज होने की वजह से वो एक एडिक्शन, एक एडिशनल बीमारी उनके ऊपर हावी हो गई होती है या उनके अंदर डेवलप हो गई होती है। क्या तो ये हो सकता है कि सिर्फ़ एक बीमारी रहे, जैसे कि जो लोग एडिक्ट हैं, उनमें सिर्फ़ एडिक्शन की बीमारी हो और कोई दूसरी बाइपोलर या डिप्रेशन या कोई दूसरी बीमारी ना हो? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें अब अगर आप स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स में आपको मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नज़र आता है कि कोएग्जिस्ट करती हैं कंडीशंस, हुँ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बयान किया है कि जो मैकेनिज़्म है वो उसमें इतना गहरा ओवरलैप है कि इन दोनों कंडीशंस को अलग रख पाना अक्सर औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल विद दैट बीइंग सेड, दोनों चीज़ें अलग-अलग भी एग्जिस्ट करती हैं, और एक मेजर पॉपुलेशन में सिंपल एक सिंगल डायग्नोसिस या तो एडिक्शन का होता है या फिर साइकाट्रिक इलनेस का होता है। ये कहीं लाज़िम व मलज़ूम नहीं है कि दोनों चीज़ों ने कोएग्जिस्ट करना ही करना है। और ये क्या सिर्फ़ साइकियाट्रिक इलनेसेस के साथ है या दूसरी, जैसे डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है, डायबिटीज़ के साथ भी बहुत सारी जो दूसरी इलनेसेस हैं वो लिंक्ड हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये सेम मैकेनिज़्म यूज़ होता है? नहीं, मैकेनिज़्म डिफरेंट है, क्योंकि देखें जो हमने साइकाट्रिक इलनेसेस की बात की है हुँ, और एडिक्शन की बात की है, इनका हुँ, लेना देना हमारे ब्रेन से है। ठीक, हमारे ब्रेन के अंदर जो फिजियोलॉजी है, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, मैसेंजर्स का रोल है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये दोनों बीमारियां होती हैं। हुँ, अब डायबिटीज़ के साथ भी बहुत सी कोमॉर्बिडिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर हार्ट का इशू अगर बनता है तो उसके लिए एक अलग पैथोफिजियोलॉजी, एक अलग मैकेनिज्म है कि वो हुँ, आपकी आर्टरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़राब करना शुरू करती है। डायबिटीज़, उसके अंदर मौजूद हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, हुँ, इसी तरह आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज करना शुरू करती है अच्छा, डायबिटीज़। सिम्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी
मेडिसिन के किसी भी डिसऑर्डर में वैसे पाई जाती है। और वो जो सिमिलैरिटी है बहुत मामूली मामूली फ़र्क के साथ जो है वो कोई ना कोई मेडिकल डिजीज़ होती है। जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के दरमियान एक कोई मामूली फ़र्क होता है जो कि कोई प्रोफेशनल बता सकता है। आम लोग उसमें अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं जी और उसकी वजह से गलत मेडिकेशन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यानी कई मरतबा लोगों को कोई वायरल जो है वो डिज़ीज़ होती है और वो एंटीबायोटिक्स से उसका इलाज करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ गए होते हैं, क्योंकि उनकी सिम्टम्स और उनकी जो बज़ाहिर जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। हम्म और यहाँ पे भी अगर आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में भी देखें तो आपको सिम्टम्स मिलते जुलते मिलेंगे। अगर कोई बहुत एक्सटैटिक है हम्म तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहा है जो स्टिमुलेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस वजह से भी हो सकता है कि उसको कोई ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जैसे कि बाइपोलर, बाइपोलर जिसके वो मैनिक फेज में हो सकता है। जी और वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो वैसे ही बड़ा हाई एनर्जी वाला इंसान है। हम्म एक नॉर्मेलिटी का फैक्टर भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, या उसकी एज ऐसी है कि जिस एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ विद दीज मैनी पॉसिबिलिटीज देयर इज ओनली अ माइनर डिफरेंस बिटवीन देम एंड अ प्रोफेशनल कैन गेज कि यहाँ पे मामले की सीरियसनेस का लेवल क्या है। जी तो वो वाला फैक्टर मेरा ख्याल है मेरा रूल आउट हम नहीं बिल्कुल कर ऐसे ही सकते है हैं। क्योंकि देखें जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पेशेंट तो हमारे सामने सिम्टम्स ही लेके आता है। पेशेंट को इल्म नहीं होता कि ये क्या बीमारी इसके पीछे क्या हो सकती है। तो फिर डॉक्टर ने वहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है पहले उन सिम्टम्स की बेस पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ उसके एम्बिट में आ रही होती हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग आपके पास सिम्टम्स लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे कल्चर में तो लोग एक्चुअली डायग्नोसिस के साथ आते हैं। हम्म बिल्कुल सही कह रहे लॉट हैं। ऑफ टाइम्स दे टेल यू मुझे क्या मसला है। जी हाँ, जी तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे इवन टेल यू कि मेरा मसले का सोल्यूशन क्या है। मैं आपको इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद साहब के एक दोस्त मेरे पास आए। तो वालिद साहब ने कहा कि इनको थोड़ा इशू हो रहा है कुछ दिन से, तो आप ज़रा इनसे एक दफ़ा बात कीजिए। तो वो मुझे आके उनकी जो पहली बात थी वो कि बेटा मेरे ना मैदे का बहुत ज़्यादा मसला हो गया है कुछ दिन से। मुझे ये पूरे सीने वाले रीजन में बहुत दर्द होती है जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं कोई काम करता हूँ, चलता हूँ। तो ये मेरा मैदा बहुत ख़राब है। मैंने पता नहीं कितनी किस्म की मैदे की दवाई इस्तेमाल कर ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। जब मैंने हिस्ट्री को मज़ीद प्रोब किया तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी कार्डियक इलनेस की, और उनको माशाल्लाह से कुछ साल पहले खुद भी एक कार्डियक इवेंट हो चुका हुआ था। और अब वो उस पूरी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करके बैठे हुए थे कि मुझे दोबारा कार्डियक इशू नहीं हो सकता या मुझे एंजाइनल पेन नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने मज़ीद प्रोब किया, हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में ली, तो इट वाज इन फैक्ट द एंजाइनल पेन, क्योंकि वो अपनी मेडिकेशन जो है वो रेगुलरली नहीं ले रहे थे। तो जिस चीज़ को वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली आके कह रहे हैं कि ये मैदे का मसला है, उन्होंने सिम्टम बताने पे गौर नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बताने पे गौर किया कि मेरा मैदा ख़राब है तो मुझे आप मैदे की दवाई दे दें। तो खैर उनको फिर काउंसल किया मैंने, तो फिर उनका मैंने जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट थे उनके पास रेफ़र किया। इवेंचुअली फिर उसकी जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट थी वो हो सकी। तो ये अच्छा, होता है। ये मेरी कुछ फीलिंग है एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि पहले हमारे यहाँ मरीज़ों की आदत ख़राब है कि वो सिम्टम्स बताने के बजाय प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, जी क्योंकि उन्होंने खुद से कोई डायग्नोसिस किया हुआ है। और शायद उन्होंने डॉक्टर्स की भी कुछ आदत ख़राब कर दी है कि अब वो डॉक्टर्स भी जो कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जो तफसील से सिम्टम्स बताना चाहता है, जी तो वो ख़ास सुनना नहीं चाहते। वो जल्दी से किसी डायग्नोसिस की तरफ, या तो उसी से सुना हुआ कि शायद मुझे ये है। वो कहते हैं मेन मुद्दे पे आ जाओ जी, तो क्या ये ऐसा ही है कि बिल्कुल। डॉक्टर्स की भी कोई आदत बिल्कुल, ख़राब ये हो गई है? आदत नहीं है बल्कि ये पूरा जो एक फिनोमेना है, ये बड़ा वेल नोन एक कॉग्निटिव बायस है, जिसको आप अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठता हूँ किसी एक पर्टिकुलर मौसम में, लेट्स से मैं अगर बड़ी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद बैठता हूँ या बड़ी ईद के बाद, जो जब ईद गर्म मौसम में आई है, तो अक्सर औक़ात देखा जाता है कि ईद के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस बहुत आते हैं, लोगों को डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस सारे मामले में अक्सर औक़ात क्या हो रहा है कि एक पेशेंट आ रहा है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको लूज़ स्टूल्स हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो अक्सर औक़ात सिम्टम्स देखे बगैर ही दूर से ही उसका अंदाज़ा लगा लेता है पेशेंट का कि यार ये निढाल है, डिहाइड्रेटेड है, इसको गैस्ट्रो ही होगा। तो वो जो एक इनिशियल फिक्सेशन होती है, तो एक बायसिस है जस्ट बिकॉज़ इट्स गोइंग अराउंड। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत से लोगों को वो हो रहा है, तो एक इनिशियल फिक्सेशन बन गई कि इसको भी गैस्ट्रो ही होगा। तो वो आने वाले सारे सवालात अपने और अपने जो डायग्नोसिस है उसको एक गैस्ट्रो की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। और बाज़ औक़ात इस तरह मिस डायग्नोस होते हैं कि अब उसकी उस सिम्टम की बेशबहा किसी वजूहात हो सकती हैं। वो उसके आईबीएस का ट्रिगर हो सकता है, वो एक अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा हो सकता है पेशेंट का, जिसकी कोई ओवर्ट मैनिफेस्टेशन आ रही है। इसी तरह बहुत से और दीगर मसले हो सकते हैं। सो मेरा एक्चुअली इस वजह से ये मानना है कि जी अगर
किसी मरीज़ को पूरा मौका दिया जाए अपने सिम्टम्स बताने का और डॉक्टर उसके सारे सिम्टम्स सुन ले, बड़ा ही रेयर चांस होगा कि वो उसका डायग्नोसिस गलत कर सके। लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि लोग डायग्नोसिस में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, या फिर वो ज़्यादातर रिलाई करने लग जाते हैं, चाहे फ़लाँ टेस्ट करा लो, फ़लाँ टेस्ट करा लो। लेकिन बहुत सारा डायग्नोसिस सिम्टम्स की बेसिस पे कोई प्रोफेशनल कर सकता है। तो मैं खुद अगर कभी किसी मसले से डॉक्टर को चेक कराऊँ तो मेरी कोशिश होती है मेरे पूरे सिम्टम्स सुन लो, जो जो मैंने नोटिस किए हैं वो मेरे पूरे सिम्टम्स सुन लो, उसके बाद जो डायग्नोसिस करना है कर दो। लेकिन दे रश टू द डिसीजन समटाइम्स। आदतें और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 मिनट या 10 मिनट कोई आपको डॉक्टर टाइम दे रहा है तो दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर अ डायग्नोसिस। जी जी। ये आप टाइम से गेज कर सकते हैं कि किसी ने क्या किया, चाहे वो कितना ही प्रोफेशनल हो, चाहे कोई कितना ही सीनियर हो, चाहे 30 साल से 40 साल से कोई जो है वो किसी भी अपनी फील्ड की स्पेशलिटी रखता हो। जी जी। हर पेशेंट डिफरेंट है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। इस माइंडसेट टू बनने में बड़ा टाइम लगता है। अब अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक बड़ा जेन्युइन मसला है, वो ये है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास टाइम कम है, तो उनके पास और कोई हल नहीं है कि वो जल्दी जल्दी पेशेंट्स को देख के उनको वो भुगताएं और साइड पे करें। लेकिन हम अफसोसनाक बात ये कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी में भी यही होता है। जहाँ पर आपके पास आप फीस ले रहे हैं पेशेंट से बड़ी हैवी, और आपको चाहिए कि आप जो अप्रोप्रिएट टाइम है मतलब 15-20 मिनट लगाएं उस मरीज़ पे, और चाहे मेरे ख्याल में डायग्नोसिस आपने बहुत जल्दी भी बना लिया है, बट जस्ट टू बी श्योर, और श्योर आप ऑलरेडी हैं अभी, तब भी पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए आपको चाहिए कि आप अप्रोप्रिएट टाइम लगाएं और पेशेंट को यकीन दिलाएं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने डायग्नोसिस में। तो ये चूँकि आते हैं हमारी ख़राब होती हैं क्योंकि बिकॉज वी स्टार्ट इन हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स जहाँ पर रश होता है, वक्त की कमी वक्त होती की है। कमी होती है, तो फिर वही चीज़ हमारी लिंगर ऑन करती है हमारी प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो कभी एक सर्टेन लेवल को अचीव नहीं कर पाता और ये तो एक कॉम्पिटेंस एथिकली के। भी यानी नुकसानदेह चीज़ होगी कि लेट्स सपोज कोई पेशेंट आता है जो कि अपने किसी खास मसले के साथ है, और उसको जो डॉक्टर है या कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट कोई भी है वो उसको गलत डायग्नोस कर देता है, और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है, और ओरिजिनली मसला कोई और था। तो जितना अरसा वो एक एक्सपेरिमेंट सा उस डायग्नोसिस के साथ होगा, उतने अरसे में चांसेस आर देयर कि वो दूसरा मसला जो ओरिजिनल मसला था वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने जो एग्जांपल शेयर की उसमें उनको लग रहा था कि मैदे का मसला है, अब चांसेस ये थे कि वो जो अपना मैदे का खुद से इलाज कर रहे थे तो हार्ट का मसला उसमें शिद्दत इख्तियार कर जाता। तो इसमें ये वाला भी एक तो फैक्टर काफ़ी है, रिस्क फैक्टर, कि जितने अरसे में गलत डायग्नोसिस के ऊपर इलाज चलेगा दूसरी तरफ से नुकसान होने का खतरा एक है। तो ये बात आपकी है, दूसरा मैं कहता हूँ कि कम से कम डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी आपस में ना लाइन मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी स्पेशलिटी के 4 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास आप चले जाते हैं, जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उनकी बात या उनके डायग्नोसिस में कोई ना कोई मेल होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको मिलना चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि और मैं ये नहीं कह रहा कि शौकिया ऐसा करें, पर होता यही है कि आपने जो बात की कि किसी एक के पास गए, उसने कोई डायग्नोसिस किया, उसके मुताबिक कोई मेडिकेशन शुरू की, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नथिंग इज़ गेटिंग बेटर, जी एंड देन यू गो टू अनदर वन, और वो जिसके पास आप जाते हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात कर देता है। और फिर इसी तरह होता है 2-3 दिन का डिले। क्योंकि मैंने अभी पिछले 1 साल के अंदर मेरे साथ ये एक दफ़ा हुआ, मुझे रिसेंटली कुछ महीने पहले हेपेटाइटिस ए हुआ था, जिसके अंदर डायग्नोसिस में ही 7 से 8 दिन लग गए। जी और ये बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सीनियर मोस्ट, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सिम्टम्स को कम सुनते हैं। और ख़ुद के उस कॉन्फिडेंस के अंदर, जो अपने एक्सपीरियंस के अंदर उनको होता है हाँ यही है, यही चीज़ हो सकती है। बस जो गट फीलिंग सी एक वो आई वुड कहे से कि- एरोगेंस, एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा ये सॉर्ट ऑफ आई डेंट वांट टू से दैट, आई डेंट वांट टू से दैट, लेकिन हाँ उसमें ये फैक्टर आता है जिसके अंदर मरीज़ उसमें बहुत तकलीफ़ से गुजरता है। और फिर ये कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक के, यही चीज़ अगर हम साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में देखें तो मरीज़ वहाँ भी बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा होता है, और एक से दूसरे या तीसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन उनकी लाइन मिलनी चाहिए, उनकी डायग्नोसिस के अंदर कुछ सिमिलैरिटी तो हो। पोल्स अपार्ट ओपिनियन नहीं हो सकता, और अगर है तो इसका मतलब है दोनों में से किसी एक ने आपकी बात को ठीक से नहीं सुना। हमारे पास कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि सब्सटेंस यूज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उससे पहले बहुत सारे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उनके पास से होके आते हैं, और वो उनको ये नहीं बताते कि
या इनसे पूछते भी नहीं कि कोई सब्सटेंस यूज़ का मसला है, बल्कि किसी और ट्रीटमेंट का, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है या कोई किसी और डोमेन में काम चल रहा होता है, और जो असल मेन चीज़ थी जो कि सब्सटेंस का इस्तेमाल था, वो कोई इंसान कर रहा होता है। असल में साइकाइट्रिक मसाइल में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत कन्विंसिंग होते हैं। अम, और वो जो कह रहे होते हैं ना कि मेरे साथ ये मसला है, समटाइम्स इट्स ईजियर टू जस्ट अग्री विद देम, जी। विच अनफॉर्चुनेटली सम प्रोफेशनल्स डू। वो इतना एडमेंट हो गया, एक बंदा कही जा रहा है ना, लोगों ने सेल्फ डायग्नोसिस किया, मुझे ADHD है, मुझे ADHD है, मुझे ADHD है, तो किसी मौके पे एक प्रोफेशनल ने उसे कह दिया होगा हाँ जी है, कुछ सिम्टम्स उसके आपके अंदर हैं, वहाँ पे उसको वैलिडेशन मिल जाती है। और फिर वो उस वैलिडेशन को लेके 10 लोगों को 100 लोगों को परेशान करता है कि मेरे पे तो स्टैंप लग गई है कि जो मैंने कहा था वो ठीक है। जैसे आज का एक किस्सा ले लेते हैं कि एनोनिमसली अगर मैं बात करूं, तो एक इंक्वायरी आज हमने डील की जिसमें आइस की एडिक्शन जी। का मामला, और उसके साथ बहुत शदीद पैरानोया और उसमें हेलुसिनेशंस और वो सारा फैक्टर रहा। और जो पेशेंट है वो खुद चूँकि मौजूद था, तो उसका था कि मेरा हाँ ये अव्वल तो मेरा आइस का तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। पैरानोया का इशू लोग कहते हैं कि मेरा है, सही है। लेकिन वो भी पैरानोया का इशू नहीं है एक्चुअली में। जो मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें या जो मुझे सुनाई वो है। देती हैं वो हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। और उसमें परसिस्टेंस इतनी है, वो एडमेंट इतना है, बहुत ही यकीन के साथ वो ये बात करी जाएगा, आज नहीं कल नहीं महीनों तक, कि कि दिल कुछ करता है लोग कि आगे गिव अप कर जाएंगे हाँ। और कुछ लोग उसके अंदर जिसमें कि उसने अपने एक फैमिली मेम्बर की गवाही तक दिलवा दी हाँ। कि वो फलां जगह पे जो मुझे चीज़ नज़र आई थी वो तुम्हें भी नज़र आई थी ना। हाँ। उसने भी कह दिया हाँ नज़र आई थी। वो यकीन इतना होता है। मतलब कई मरतबा लोग जान छुड़ाने के लिए भी कह और देते हैं। कभी कभी वो इतने यकीन से बात हो रही होती है कि इंसान का दिल करता है यार एग्री कर जाए। आप यार इस अगर वाक़े से वाकिफ़ हैं? मैं ये वाकई नहीं, लेकिन मैंने अभी आपसे सुन लिया तो हाँ, मैं बिलीव कर सकता हूँ इसमें। कि नहीं वो आज उसके वाले से कहा, कहता है कि मेरे पीछे वो हवा में एक ड्रोन उड़ा था और उस ड्रोन के 2 उल्लू आगे भी उड़ रहे थे और 2 उल्लू पीछे भी उड़ रहे थे, मेरे पे नज़र रखी जा रही है। तो फिर उसने गवाही दिलाने के लिए किसी से बात की, वो तो जैसे उसने तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तो दे। उसने गवाही दे दी कि हाँ जी थी, ऐसा ही था। आफरीन तो इसमें गवाही देने वाले पे है, क्योंकि पेशेंट तो मुमकिन है वो साइकोसिस में हो, उसके लिए वो एक्चुअली रियलिटी हो जो सारी चीज़ वो बयान कर रहा है। तो जो साथ वाले जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें डिस्करेज करना चाहिए ऐसी थॉट लेकिन को, या लेकिन एटलीस्ट अब मेरे माइंड में से नए क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि क्या साथ वाला भी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहा है, या क्योंकि फैमिली डिजीज़ है, हाँ हो तो सकता है। क्या साथ वाले के साथ भी वही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली। या साथ वाले ने सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात मान ली हुई है जस्ट बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। ऑफ इट्स कन्वीनियंट, या फिर साथ वाला कन्विंस हो गया हुआ है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। सो इट्स नॉट ऑलवेज अ वेरी सिंपल ईजी आंसर। अगर आप देखें तो डुअल डायग्नोसिस बड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उसमें से अगर अगर किसी का एक इशू है ना, जैसे किसी का सब्सटेंस का इशू है, तो दैट्स वन इशू जिसको आप डेडिकेटेड टाइम और एनर्जी दे के आप उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। पर अगर उसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर भी ऐड हो जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी एक सिंगल मसला जो है उसको डील करना आसान है, जब दो हो जाएंगे तो मुश्किल। बिल्कुल। जैसे मैं बताया ना, किसी भी डिजीज़ में कोमॉर्बिडिटी जो है, जो कि एक टंग ट्विस्टर है, मुझसे ये लफ्ज़ बोला नहीं जाता, कोमॉर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी, तो कोमॉर्बिडिटी। कोमोब्स कह सकते हैं हाँ, इसको। सो वो इट जस्ट मेक्स थिंग्स इतने मोर मुश्किल डिफिकल्ट। लफ्ज रखे क्यों हैं डॉक्टर साहब? क्या कह सकते हैं, ये अंग्रेज़ों के का कसूर है। लफ्ज है कोमॉर्बिडिटी। हाँ, हाँ जी, कोमोब इज लेकिन वो द एक वो फ्लो में बोला नहीं कोमोब जाता, आमतौर पे यूज करते हैं, कोमोब्स। तो ये जो किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर की है, इट ऑब्वियसली मेक्स थिंग्स मोर डिफिकल्ट। यू आर ट्राइंग टू फिक्स टू थिंग्स इंस्टेड ऑफ वन। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे के कई दफ़ा मल्टीप्लाई कर जाती हैं इफ़ेक्ट्स को, ऐड नहीं करती। एक और एक दो नहीं हो जाती यहाँ पे, वो एक और एक 11 वाली बात हो जाती है कि किसी को सब्सटेंस यूज़ भी है, स्टिमुलेंट्स हैं जो कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री के साथ उसकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं, और साथ में उसकी जेनेटिक्स में अनफॉर्चुनेटली कोई मेंटल डिसऑर्डर पहले से एग्जिस्ट करता है। ऐसे में जैसे कि दो मसाइल सामने आ गए, ये फिर देखा जाएगा कि कौन सा जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका इलाज पहले या जो पहले आया उसका इलाज पहले,
जो बाद में आया उसका इलाज पहले, जैसे कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसमें आप चलेंगे, और जहाँ पे भी किसी मामले में भी एडिक्शन है, वो पहली चीज़ है। एडिक्शन फर्स्ट पहले, थिंग फर्स्ट, एडिक्शन कम्स फर्स्ट। वो डिप्रेशन सब्सटेंस या जहाँ पे भी हैं इस्तेमाल, मसलन सब्सटेंस यूज़ वाले पेशेंट के साथ आप काउंसलिंग नहीं कर सकते विदाउट द सब्सटेंस बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पिक्चर। क्योंकि वो सेन ही नहीं है, रिसेप्टिव ही नहीं है। उसकी सैनिटी नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसमें आ जाती है कि नशे का इलाज सबसे पहले होगा, और उसकी वजह से आधा मसला एन मुमकिन है वैसे हल हो जाएगा, और बाकी का मसला फिर आप या तो पैरेलल या उसके बाद देखेंगे। और लेकिन सबसे पहली बात तो अगर आप पूछेंगे ना कि एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा आइस का नशा करता है और उसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, आज उसे क्या करना चाहिए? तो आज उसे ये नहीं कि बाइपोलर की मेडिकेशन शुरू कर दे, आज उसे ये पहला काम है कि वो नशा छोड़ दे। सबसे पहला काम है कि वो आज से जो है वो ड्रग नहीं लेगा, फिर उसकी विड्रॉल मैनेज करें, फिर उसकी बाइपोलर की मेडिकेशन करें जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी लाएं, उसके मूड मिजाज की, वो फिर साथ साथ चलेगा या नशा छोड़ने के बाद चलेगा। और ये जो है ख़ासतौर पर डॉक्टर सलमान आपसे, अल्कोहल का इस्तेमाल जिसके नतीजे में डायबिटीज़ डायबिटीज़ शुगरियत उसमें ज़्यादा होती है जैसे अल्कोहल में, तो बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस है। असल में नहीं, डायबिटीज़ का वैसे डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन जो एक सूरत हाल बन सकती है वो थोड़ी इनडायरेक्ट है कि जब आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा लंबे तक इस्तेमाल करते हो तो एक जो टर्म हम यूज़ करते हैं, अक्सर सुनते भी हैं जब हम डायबिटीज़ का शो भी अक्सर कर रहे हों, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कॉन्स्टलेशन है सिम्टम्स की। नंबर 1, अल्कोहल जब ज़्यादा अरसे के लिए कंज्यूम करते हैं आप, तो आपको वो वेट गेन हो सकता है, उसकी वजह से मोटापा आ सकता है। असल में उसकी रीज़न जो मेरा ख्याल है वो जानना चाह रहे हैं ना, वो ये इसकी एक बड़ी रीज़न तो ये है ना कि अल्कोहल आम तौर पे जो कंज्यूम की जाती है वो बहुत किसी शुगरी ड्रिंक के साथ मिक्सचर में की जाती है। वो शुगर का उसके अंदर मेरा ख्याल है जो आपका सवाल है जी जी कि उसका अंदर क्या कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्या उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इज़ दैट व्हाट यू वांट? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जब अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी शुगरियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, शुगर जिस्म के अंदर ज़्यादा रहने लगती है, तो उसके नतीजे में वो फिर ज़्यादा कंप्लेंट्स ये भी आती हैं कि वो से उनकी डायबिटीज़ ट्रिगर हो सकती है, इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि एक तो अल्कोहल इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई कैलोरिक थिंग, ठीक है, और उसको फिर जब लोग बहुत ज़्यादा जूसेस और जो है वो सोडा ड्रिंक्स के साथ मिक्स करके पीते हैं, या फिर ऐसी अदर जो जो दूसरी ड्रिंक्स हैं जैसे कि बियर है या जो लागर्स हैं, ये सब में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इनमें शुगर होती है ऑलरेडी। उसमें सिमिलैरिटी शायद आप उसकी ये ही निकाल सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है, कोक पीता है, स्प्राइट पीता है, ये इस किस्म की ड्रिंक्स पीता है, तो क्या इससे डायबिटीज़ ट्रिगर हो सकती है? तो दैट्स दैट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी व्हाट आई थिंक यू आर हाँ जी आस्किंग जी हियर, जी जी क्योंकि वो यहाँ पे भी उन्हीं चीज़ों के साथ ही इसको पी रहे हैं। लेकिन अल्कोहल पीने से जी अल्कोहलिज्म वाला काम होगा, और उसके साथ जो हाई कैलोरिक चीज़ें, हाई इन शुगर चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका डायबिटीज़ वाला मामला होगा। बिल्कुल, मैं भी बेसिकली जो बात कर रहा हूँ ना, वो चाहे अगर आप आम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात भी करें, उनकी वजह से भी जो शुगर एलिवेट हो रही है, कभी वो डायबिटीज़ का मतलब वो बीमारी की फॉर्म में आपको नहीं हर्ट कर सकती, अनलेस आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपकी अगर ऑलरेडी अंडरलाइंग शुगर डायबिटीज़ है तो उसको वो बढ़ा सकती है। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल और अल्कोहल के साथ उन ड्रिंक्स का इस्तेमाल, वो जो पाथवे बनता है वो इसी तरह बनता है कि जब आप हाई कैलोरिक इंटेक लेते हैं थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाहे वो अलग से लिए जाएं या अल्कोहल के साथ मिला के लिए जाएं, और अल्कोहल के अंदर मौजूद अपनी कैलोरीज भी, जी उनको जब लंबे अरसे के लिए कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन बढ़ती जाती है। फैट एक्यूमुलेशन बढ़ती है, उसके साथ फिर आपके पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ते हैं आपकी बॉडी में। इसी तरह जब आपके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है आपका। ये 3-4 चीज़ें जब मिलती हैं तो उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस देते हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक आउटकम ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है बॉडी में, और जब बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होती है तो वही डायबिटीज़ है। तो एक्चुअली अगर आप किसी लेमन को समझाना चाहें तो उसके लिए हम बेसिक ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप लंबे अरसे के लिए अल्कोहल कंज्यूम करें या सॉफ्ट ड्रिंक्स लें तो वो आपको शुगर करवा सकती है। हैविंग सेड दैट, वो उसमें बात आ गई ना कि जेनेटिक्स में है तो जेनेटिक्स में है तो हाँ, लेकिन अगर जेनेटिक्स में नहीं भी है
तब भी लंबे अर्से के लिए अगर आप कंज्यूम करें, उसका बेदरेग इस्तेमाल करें, तो वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू डायबिटिक बना सकती है। उससे आपका वो पहले ओबिसिटी का मामला शुरू होगा, बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, वहाँ से जितने दूसरे मेडिकल मसाइल शुरू होंगे उसमें से एक मसला ये भी हो सकता है, बिकॉज वन थिंग आफ्टर अनदर। सबसे पहले तो वेट गेन बहुत होने लग जाता है जी जी इसकी वजह से। तो एहतियात ज़रूरी है। बाकी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ कौन कौन से मसाइल जो हैं वो लिंक्ड हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। जो ये महफ़िल ये जो शो में लगती है ना, उससे ज़्यादा ब्रेक के दौरान लगती है। बल्कि अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे प्राइमरी क्रोनिक इलनेसेस के बारे में, तो फिर वहाँ पे बात होते होते एक पूरा शहर बन गया, तो फिर हम रुके कि जी ये नहीं, ये तो असल में यहाँ पे करने वाली बातें हैं। डॉक्टर सलमान, ये डुअल डायग्नोसिस के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अल्कोहल और डायबिटीज़ का कोई आपस में है या नहीं है। डायबिटीज़ और साथ कोई दूसरी बीमारी, जैसे कि आपने उस टाइम बात में कहा कि डायबिटीज़ के साथ हार्ट का ताल्लुक है, ये क्या कोमोर्बिडिटी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर एक इंसान है, उसको डायबिटीज़ है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक प्राइमरी डिसऑर्डर है, प्राइमरी क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो हार्ट डिजीज़ है उनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ। तो अगर एक किसी इंसान को डायबिटीज़ के नतीजे में एज अ सेकेंडरी इलनेस कोई कार्डिक इशू भी जनरेट होता है, बनता है, डेवलप होता है, तो ऑफ कोर्स कार्डिक इशूज़ का एक कोमॉर्ब है। अच्छा, अब जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जो कि प्राइमरी क्रोनिक इलनेसेस हैं, इसमें डायबिटीज़ भी आती है, इसमें हार्ट का मसला भी आता है, हाइपरटेंशन भी इसी में हाँ, बिल्कुल। प्राइमरी क्रोनिक है। क्या एक प्राइमरी क्रोनिक बीमारी दूसरी प्राइमरी क्रोनिक बीमारी को लीड कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखें, डायबिटीज़ जिसकी बात मैंने की है, उसके नतीजे में कार्डियक इशू भी हो रहा है, उसके नतीजे में हाइपरटेंशन भी हो रही है। मैकेनिज़्म जो है हाइपरटेंशन के पीछे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक डायबिटिक पेशेंट में ड्यू टू डायबिटीज़ होता है। लेकिन दैट बीइंग सेड, अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन प्रीसीड करती है डायबिटीज़ को। मतलब एक इंसान है जिसको हाइपरटेंशन ड्यू टू सर्टेन अदर रीज़न डेवलप हुई अर्लियर इन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद उसको एक और प्राइमरी क्रोनिक डिसऑर्डर जो कि डायबिटीज़ है, वो डेवलप हुआ। और दोनों जीन्स में थे? दोनों जीन्स में थे। ठीक। हाँ, जीन्स में थे। तो दो डिफरेंट प्राइमरी इलनेसेस हैं, ठीक है। इनको हम कोमोब कह सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं एक ही पेशेंट में, उसके प्रोग्नोसिस को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। डायबिटिक मैनेजमेंट में उसके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का रोल है, उसके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में डायबिटीज़ मैनेजमेंट का रोल है। तो दोनों कोमोबिडिटीज़ हैं। ठीक है। मतलब उन दोनों का ट्रीटमेंट का भी एक दूसरे से लेना देना है, जी। और उसके प्रॉब्लम का भी एक दूसरे से लेना देना है। बिल्कुल। अगर उसकी किसी की शुगर जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो उससे उसकी जो दूसरी प्राइमरी इलनेस है उसको भी कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, जी। और उसकी मेडिकेशन करते हुए भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको डायबिटीज़ भी है और इसको हार्ट डिजीज़ भी है। ये नहीं हो सकता कि आप सोचेगा चलिए एक मेडिकेशन एक डिजीज़ की करें तो दूसरे को उससे अफेक्ट नहीं होगा। इट विल हैव एन इफेक्ट एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एग्जैक्टली। डॉक्टर सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल साइंस तो हम सीखते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मौजू के ऊपर कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर या एडिक्शन की बीमारी का सामना होना, इसके साथ कौन से को मेन अगर हम कोई कुछ डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा कौन से दूसरे मसाइल जो हैं वो देखने को मिलते हैं साइकेट्रिक इलनेसेस में? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सब्सटेंस अब्यूज़ में, इसमें डुअल डायग्नोसिस में अगर देखा जाए तो एडिक्शन के साथ जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर दे गो पैरेलल द मोस्ट। और इसमें कोई आदाद व ये शुमार 60-70% के करीब जो है ना, जिन लोगों में बाइपोलर हो जिनमें वो बाइपोलर हो उनमें एडिक्शन का मामला होता है। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट आएगा तो वो फिर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी कॉमनली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ पाया जाता है। 50% स्किज़ोफ्रेनिक्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स लाइफ लॉन्ग जो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर फंस जाते हैं। सो अब इसमें एक की वजह से, जैसे हम पहले भी बात करें, कि दूसरा इफेक्ट होगा, एक की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ भी जाती है। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है जी। और वो अपने मैनिक फेज़ में है, तो वो अपने मैनिक फेज़ के अंदर मज़ीद ऐसी रिस्क टेकिंग बिहेवियर कर सकता है जिसके अंदर वो स्टिमुलेंट ड्रग्स या दूसरी हार्डकोर ड्रग्स की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी इनहिबिशंस बहुत लो हैं। मैनिक फेज का क्या मतलब है? मैनिक फेज़ बहुत एक एलेटेड मूड
और उसका जैसे हमारे मूड और मिजाज के अगर दो एक्सट्रीम्स को देखा जाए तो उसका एक एक्सट्रीम आएगा मेनिया ठीक है। और दूसरा एक्सट्रीम आएगा आपका डिप्रेशन। ठीक। बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले एक्चुअली कहा भी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था। सही। उसका सिंपलर नाम था पहले, इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर है, कि दोनों चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। बाद में उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया। आसान कर दिया गया आसान एक्चुअली या मेरे ख्याल मुश्किल में किया पहले गया, आसान था या मुश्किल कर दिया गया। मतलब उसको छोटा कर दिया गया। अब बाइपोलर डिसऑर्डर भी तकरीबन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दो पोल। दो पोल्स अपार्ट जो मूड मिजाज हैं वो एक इंसान में पाए जाते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स एंड अ फ्यू आवर्स, और कभी कभी इट कैन बी इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। कि कोई इंसान अभी बहुत डिप्रेस मूड में था, अभी बहुत इलेटेड है। या ये भी हो सकता है कि कोई हफ्तों तक डिप्रेस्ड रहे, कुछ महीनों तक डिप्रेस रहे, और अब कुछ महीनों तक वो इलेक्टेड है। इलेटेड है। और ये इलेक्टेड मूड में वो क्या क्या कर सकता है? इलेटेड मूड में चूंकि आपके इनहिबिशंस लो हो जाते हैं, मसलन आपको आपका डर खौफ चला जाता है, कम हो जाता है। इनहिबिशंस लो होने को आप ऐसे समझ लें कि हम एक मेन रोड है, अगर हम मेन रोड क्रॉस करना चाहते हैं और उस पर तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपके अंदर एक इनहिबिशन होगा, जी। एक डर खौफ होगा कि मैंने देख के सड़क को पार करना है, मैंने जेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क को पार करना है, मैंने राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, ऐसे करना है। या 80 की स्पीड लिमिट है तो मैंने स्पीड लिमिट के अंदर रहना है, ये इससे ऊपर नहीं जाना। तेज़ गाड़ी चलाने का एक इनहिबिशन होता है इंसान के अंदर। मैनिक फेज़ में आप देखेंगे कि लोगों के इनहिबिशंस नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो रेकलेस बिहेवियर करते हैं, ख़तरनाक चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वो परवाह नहीं करते। ठीक। और वो उन चीज़ों में से एक असेसमेंट नहीं चीज़, होती कि इसका क्या नुकसान क्या फ़ायदा? जैसे कि कुछ लोग दुनिया में होते हैं ना, आप देखते हैं कि वो एड्रेनलिन जंकीज़ भी कहलाते हैं, जी जी। कि उनको ऐसे काम करने का शौक होता है जो बड़े ख़तरनाक होते हैं, उससे उनको एड्रेनलिन रश मिलता है, उससे एक हाई मिलता है। मैनिक फेज़ में, बाइपोलर में, जो मेनिया की स्टेज में जब लोग होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिस्की काम करते हैं जो आम इंसान की शायद समझ में भी ना आए। क्या वन व्हीलिंग इस तरह का बिल्कुल, एक काम है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वन व्हीलिंग करने वाला हर कोई बाइपोलर वो है। सारे बात बोल रहे हैं, आई एम हाँ। जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ समथिंग जो कि एक ऐसा इंसान करता है जिसके इनहिबिशंस लो हैं। 150 की वन स्पीड व्हीलिंग पे। करने वाले के भी इनहिबिशंस लो हैं, अब किस वजह से हैं, किस वजह से नहीं है, वो मुख्तलिफ हो सकती है, बट एब्सोल्युटली इट इज़ समथिंग दैट समवन वुड डू। जैसे स्काई डाइविंग समवन वुड डू हुज इनहिबिशंस आर लो। अच्छा, ये जो चोटियाँ सर करना या बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये जो भी चीज़ कुछ रिस्क लेके आती है। हाँ, और ये चीज़ें आपको हमेशा रेयरिटी में पाई जाएंगी, अबंडेंस में नहीं होगी। यानी ज़्यादातर लोग इससे घबराएंगे, कम लोग होंगे जो कि कम ऐसा लोग करेंगे। होंगे जिनकी ये सोच होगी। तो हम्म। उसमें अबंडेंस नहीं है, रेयरिटी तो है। इसमें तो जैसे जो आप बात कर रहे हैं कि ये रिस्क लेना या इम्पल्सिव होना, इसमें साथ पीछे सोच तो ये होगी कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, मैं कोई बड़ा बंदा हूँ, मैं कोई आम बंदा तो नहीं। तो इसीलिए तो चीज़ों को गहराई में देखना होता है ना, कि किसी ने अपनी क्या कोई रिसर्च की है। मसलन बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने स्काई डाइविंग का जिक्र किया, जी। उसे काफ़ी हद तक सेफ़ माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स और स्टडीज़ के मुताबिक इट इज़ वेरी वेरी सेफ़, क्योंकि उसके कोई एज सच कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए। जैसे वन व्हीलिंग इज़ नॉट सेफ़ एट ऑल। सो अगर किसी ने अपना पूरा होमवर्क किया है और उसके मुताबिक, और ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा कोई ऐसी चीज़ ट्राई कर ली है, बाय फाइंडिंग इट आउट कि ये सेफ़ है, ठीक है, और डरते डरते किया है, जी। चीखे मारते मारते किया शौक पूरा करने के हाँ हाँ लिए, हाँ। तो फिर वो वहाँ पे, इसका मतलब है इनहिबिशन था, सही है। वहाँ पे हाँ। उसको डर खौफ था, लेकिन वो उसको कोई ओवरकम करना चाहता था, तो उसकी खातिर किया। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस तो देखेंगे ना और कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे तो बड़ा स्काई डाइवर कोई नहीं होया, आप मुझे दें और मैं आपको करके दिखाता हूँ, दुनिया कहेगी कि ऐ बंदा जड़ा है, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो अ, ये वाली जो फीलिंग है और इस फील्ड में रिस्क लेना, क्या इसमें मसला? इसमें मसला है, इसमें मसला है। अम, मसलन कई मरतबा ख़तरे को सामने से देख के ख़तरा ना समझना।
एक मिसाल दूंगा कि जैसे कि स्ट्रीट क्राइम होता है खुदा ना खास्ता, तो आपको सड़क पे कोई गन पॉइंट पे कोई कुछ मांग लेता है, तो अक्लमंदी क्या होगी? दे दिया जाए। दे दिया जाए। लेकिन कुछ लोग उस खतरे को ख़तरा ना समझ के कुछ स्टैंड लेने की वो कोशिश करेंगे। सो ये मैंने बताया ना कि इसमें डिफरेंशिएट करना कि चलो किसी ने कुछ ज़िंदगी में एक आधा ख़तरनाक काम किया है, या रोज़ ही को सुबह ख़तरा लेके बैठ जाता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इन लोगों की तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सटैटिक होते हैं अपने मैनिक फेज़ में। मैनिक लेकिन जब ये मैनिक फेज़ ये से सारी बात हो शिफ्ट रही है आता है मैनिक ना, फेज ये की। सारी बात मैनिक ठीक फेज़ की हो रही है। ठीक। जब मैनिक फेज़ से शिफ्ट आता है, जी। जो कि उनके काबू में नहीं होता है, वो कब जो आता है? बिल्कुल अपोजिट है। उसका बिल्कुल पोल्स अपार्ट। अभी ये जो मैनिक फेज है, इसमें आपने बताया कि इम्पल्सिविटी सी होगी, अम, साथ कुछ ग्रैंडियोसिटी, एक इंसान अपने आप को थोड़ा सा अजीम फील करेगा, ग्रैंडियोसिटी होगी, इम्पल्सिविटी होगी, एनर्जी कुछ हाई ज़्यादा है। एनर्जी होगी, लैक ऑफ स्लीप होगा। और लैक ऑफ अम, स्लीप का क्या मतलब है कि तो इंसान जो सोने है, का दिल ही नहीं करता ना। सोना मीन्स आप थोड़ा सा यू नो ऐसा बंदा तो बड़ा डाउन होगा जो नींद ही नहीं पूरी नहीं, नहीं कर एनर्जी सकता। अंदर से आ रही है। एनर्जी जो है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल एनर्जी नहीं है, ये केमिकल एनर्जी है जो बॉडी के अंदर से जनरेट हो रही है। ये उसके अंदर डिसऑर्डर है, तो उसकी ये कंडीशन है। आप ये कह रहे हैं कि कोई इंसान कम सो के फ्रेश है, ये कैसे है? ये दो दो तीन तीन दिन नहीं सोते। जो कोई जो बाइपोलर मेनिया में अपने होता है। मैनिक फेज में होता है, तो तीन तीन दिन नहीं सोता। सोना और चाहे तो भी नहीं सो सकता, और वो कई मरतबा फिर सोने के लिए फिर दूसरी सेल्फ मेडिकेशन की एक एक्सट्रीम आ जाती है कि फिर वो अपने आप को सेडेटिव्स दे के, ट्रैंक्विलाइजर्स दे के, उसकी मदद से कुछ घंटे सोते हैं और फिर आ जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग हाई ऑन अ स्टिमुलेंट। डॉक्टर सलमान, आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जैसे अब्दुलरहमान साहब जो बात कर रहे हैं कि कोई इंसान रात को नहीं सोया और दोपहर के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उसको कोई नींद का एहसास, थकन का एहसास या कोई गनूदगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझ पाया। ऐसा कैसे? एक मैं इसको मैं जी। मुख्तसर सा एक्सप्लेन करूं कि फिर आप इसमें डॉक्टर सलमान से भी समझें। ये ऐसे ही है कि एक इंसान 24 घंटे नहीं सो सका तो कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाएगा कुछ हद तक। हो जाएगा 2 कप कॉफ़ी पी के, बेहतर। कोकेन के जो इस्तेमाल से, जो कि स्टिमुलेंट है बहुत ज़्यादा, सारी नींद भाग जाएगी। भाग जाएगी। तो ये है वो ड्रग्स जो आप लोग सात एक्सटर्नली सात ले दिन रहे हैं। लोग 7-7 दिन जागते हैं, ऐसे बेशुमार ऐसे ही केसेस। करते हैं ना। लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करके ड्रंक होते हैं, ड्रंक होके वो कोकेन करके होश में आते हैं, फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करते जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अरसा पार्टी कर सकें। यानी ये ब्रेन केमिस्ट्री के साथ एक तरह का खेला भी जाता है। इस तरह से किया जाता है। सो अगर कोई एक्सटर्नली ड्रग सिस्टम में जाके इंसान को फ्रेश कर सकती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बाइपोलर इन दैट एस्पेक्ट कि वो इंटरनली उसके अंदर जो इंटरनल एक केमिकल केमिकल है। प्रोडक्शन है, जो केमिकल इम्बैलेंस है, उसका कुछ इस तरह का है। तो यानी एक अंदर से केमिकल वो ऐसा आ रहा है जो कि इंसान को एक्टिव कर रहा है। जी, क्या डॉक्टर सलमान ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुलरहमान साहब की बात से मैं एग्री करूँगा कि बिल्कुल बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल है समझाने के लिए कि जिस तरह बाहर से कोई स्टिमुलेंट ले रहे हैं, वो स्टिमुलेंट अगर आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वही आपको उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिस तरह किसी बाहर की ड्रग के देखने को मिलते हैं। और मेनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, उसमें एक्चुअली ऐसे होता है 3-4 दिन, इवन कुछ केसेस एक्सट्रीम केसेस में पूरा पूरा वीक उन लोगों को ज़रूरत ही फील नहीं होती सोने की, क्योंकि नींद आना और जागना ऑफ कोर्स ये भी इसमें भी हमारे ब्रेन में केमिकल्स का रोल है कि जब रात होती है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह फॉर एग्जांपल हमारा जिस तरह स्लीप साइकिल है, जी। स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए मेलाटोनिन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है कि जब जी। अंधेरा होना शुरू हुआ है तो मेलाटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं जो स्लीप इंड्यूस करता है। इसी तरह जब आप सोए हुए हैं तो एक सर्टन लेवल होता है, बैलेंस होता है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, हार्मोन्स का, वो मेंटेन रहे तो आप में स्लीप इंड्यूस रहेगी, और जो ही वो ख़राब होगा आप जाग जाएंगे। तो जब एक मेनिया में एक इंसान है तो उसकी जो डोपामिन की रश है वो बेस लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई है, और जो आराम या जो एक अच्छा एहसास उसको सोने से मिलना है या थकावट उसकी सोने से दूर होगी, उसका काम उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्स्ट्रा डोपामिन का जो रश है वो पूरा कर रहा है। तो उसको ना एक पहले लेवल पे ज़रूरत फील नहीं होती सोने की, और दूसरे लेवल पे ना सो के भी उसका एनर्जी लेवल हाई रहता है, क्योंकि वो जो ब्रेन में हार्मोन्स हैं जिन्होंने उसको एनर्जी का एहसास देना है वो अपने जॉबन और पे। क्या इस सारे ये जो पूरा फेज़ हम
देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, कि इंसान अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझता है, फिर कम सो रहा है, क्या इस पूरे फेज़ में वो बड़े ख्वाब देखता है कि मैं ऐ करांगा, वो बिल्कुल, करांगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो बड़े-बड़े प्लान्स बनाएगा, उसकी सोच ग्रैंडियोज़ भी होगी, उसकी स्पीच बड़ी प्रेशर्ड होगी। प्रेशर्ड स्पीच से मुराद ये है कि वो जब किसी से बात कर रहा होगा तो वो ये एज़्यूम करके चल रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ, ये 100% ठीक है, और वो दबाव देगा? इंटरजेक्ट करेगा कन्वर्सेशंस हाँ। को। अक्सर औक़ात आप देखते हैं यहाँ हमारे सेशंस में भी बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो अगर मैनिक फ़ेज़ में हो तो वो बार-बार स्पीकर की बात को इंटरजेक्ट करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे होते और हैं। ऐसे लोगों में यानी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, हाँ, तो वो आज पता नहीं फ़ौरन क्या हो रहा है, इंग्लिश हमारे मुँह पे नहीं चढ़ रही। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बिल्कुल। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हाँ, हाँ। तो वो फ़ौरन ही बहुत जल्दी उस बात से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है? वो उनको जो उनकी ट्रेल ऑफ थॉट्स होती है, उसको बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि वो 5 मिनट पहले जिस चीज़ पे इतना हेवीली आर्ग्यू कर रहे थे, वो क्या थी? वो उससे अगले ही लम्हे एक एंटायरली डिफरेंट बात पे बहस शुरू कर देंगे। ये डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है। तो ये जो हमने 5-6 बातें मैं डिस्कस कर आपको ली हैं। इसमें एक इंसान की मिसाल देके बता सकता हूँ। जी। अगेन नाम लिए बगैर हम अपने किसी एनोनिमसली उसको मेंशन कर सकते हैं कि समवन विद बाइपोलर डिसऑर्डर वुड बी अप फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग। सुबह 6 बजे से उठ के वो दोस्तों के साथ कहेगा कि चलो जी लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं। वो यहाँ से इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद जाके वहाँ से नाश्ता करेगा, नाश्ता करके दोपहर तक वापस लाहौर आ जाएगा। वापस आके उसके वो दोस्त चले जाएंगे अपने अपने घर आराम करने, लेकिन वो वहाँ से जाके किसी और दोस्त को पिक करेगा, फिर वो उसके साथ कहीं और निकल जाएगा। अच्छा। और इस सारे अरसे में वो सिगरेटें भी पीता रहेगा, वो कॉफ़ी भी पीता रहेगा, एक नहीं दो नहीं, दिन के 15 से 16 कप कॉफ़ी के पी जाएगा। फिर वो 3-4 घंटे दूसरे दोस्त के साथ एंजॉय करके उसको वापस छोड़ देगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और काम है, लेकिन इसके लाइफ में इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। इसने तो रौनक लगाई हुई है अ, वहाँ। फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो फ़न आफ्टर फ़न उसको बॉदर नहीं करता, वो थकाता नहीं है, और वो ये करके अगले दिन सुबह फिर यही सब कर सकता है, हुँ। थ्रू द नाइट कर सकता है, बगैर आराम किए कर सकता है। मसलन आप अभी सफ़र करके आए कोई लंबा, तो आप उसके और अगले सफ़र के बीच में कुछ वक्फा चाहेंगे, कुछ बिल्कुल। आराम चाहेंगे, आप कहेंगे अभी तो आया हूँ तो दोबारा नहीं हो सकता। जी, वो जो हम बात करते हैं ना लैक ऑफ इनहिबिशन, जी। इनहिबिशन होता है जो चीज़ हमें हल्का सा रोकती है, हुँ। जैसे रिस्पॉन्स इन्हिबिशन। तो वो इनका नहीं होता। तो बाइपोलर की मैनिक स्टेट में लोग इम्पल्सिव शॉपर्स भी होते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव गैम्बलर्स भी होते हैं। इम्पल्सिव शॉपर से मुराद मतलब शॉपिंग करेंगे तो कोई एक ही बेहिसाब तरह की टी-शर्ट ज़्यादा? नहीं, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हमें ले ली। जैसे हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि फैमिलीज़ बताती हैं कि जी ये जब दुकान में जाता है, बहुत परफ्यूम उठान दी करता है, ए भी लै लो, ए भी लै लो, ए भी लै लो, कोई ए भी लै लो। रुकावट नहीं है ज़हन में, कोई इनहिबिशन नहीं है। इनहिबिशन क्या होगा? आपको मैं कहूँ कि आप क्यों नहीं जाके दुकान में 10-15 परफ्यूम ले लेंगे? एक रीज़न बताएँ। ज़रूरत नहीं। और कोई महंगे बहुत होते हैं, हाँ, महँगे होते हैं। पैसे लगते हैं, अ, क्या करने हैं, जी, ज़ाया हो जाएंगे, इन्हीं घर जगह भी नहीं। ठीक? या आप रेस्टोरेंट में जाके एक मील क्यों मंगाते हैं, 8 क्यों नहीं मंगा लेते? वही बात, पैसे पैसे ज़रूरत भी नहीं है महंगे इंसान होते के कोई पास। हैं, ज़रूरत नहीं है, एक हद तक खाएगा खा सकते कौन, हैं। ज़ाया हो जाएगा। जी। ये इनहिबिशंस इनमें नहीं पाए तो जाते। इस ऐसा स्टेट इंसान में जो है दे विल डू एक्सट्रीम थिंग्स, आपको समझ नहीं आएंगी इनकी चीज़ें, तो आपको ऐसा नहीं इंसान जो है वो 8 मील्स लेके बाकी 7 मील जो है लोगों में बाँटता फिरेगा? बांट भी देगा, ज़ाया भी कर सकता है। फलाँ को खिला दो। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड, जिसमें कि मैं कह सकता हूँ कि तो ये ये तो बड़ा देखने में आती हैं। हम खुद आपको देखते हैं। समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें। अच्छा, यानी ये तो हम खुद देखते हैं या इनसे कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक। कुछ लोग इनको समझते हैं दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, बट देयर इज अ हर्ड ऑफ पीपल दैट गेट्स इम्प्रेस्ड बाय दीज थिंग्स, एंड अनफॉर्चुनेटली दोज पीपल इंडोर्स सच बिहेवियर। तो ये लोग तो महफ़िल की जान बनने वाले होंगे। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनको तो बड़ा पसंद किया जाता होगा। इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है। अच्छा, फ़ैन फ़ॉलोइंग होती फ़ैन है। फॉलोइंग होती है इनके। हम लोग अक्सर ये भी बात यहाँ पे करते हैं कि जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर, हुँ, जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा ज़िंदगी में। हुँ। लेकिन हम यहाँ दूसरी जो बात करते हैं वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर को बाइपोलर इन ऑर्डर में भी चेंज किया जा सकता है। आपने सेम कोई अल्फ़ाज़ यूज़ किए, लेकिन उसमें कुछ मुख्तलिफ था। आपने कहा बाइपोलर डिसऑर्डर को
बाइपोलर बाइपोलर इन इन ऑर्डर ऑर्डर। में तब्दील किया जा सकता तो है फ़र्क आया डिसऑर्डर और इन ऑर्डर, इन ये ऑर्डर क्या का। चीज़ है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है कि आपकी डिजीज़ आपके काबू में नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर है, उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है ठीक है। फ्रॉम एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट दैट यू कैन लुक एट इट। और इन ऑर्डर है कि आपको वो डिजीज़ है बट इट्स इन चेक। सिमिलर टू अगर आपको डायबिटीज़ है जी, और आपका HbA1c 10 है, जी, तो आप इस वक्त फुल डिसऑर्डर की सिचुएशन में हैं, आपका सारा मामला ख़राब है। लेकिन अगर आपका HbA1c 5.0 पे मेंटेन्ड है हुँ, और आपके बाकी सारे सेहत के मसाइल भी ठीक हैं, ओबेसिटी भी नहीं है और आप लाइफ को ठीक ठाक तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ जो है वो डिसऑर्डर में नहीं, इन ऑर्डर में है। इन ऑर्डर। वो ठीक ठाक है, उसका आप उसे मैनेज कर रहे हुँ, हैं। सिमिलरली एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ मैनेजेबल डिजीज़, इट डजेंट गो अवे। किसी की एडिक्शन इन ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, ये इस पे डिपेंड करता है ना कि वो अभी किस स्टेज पर है। तो बाइपोलर को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत होगी। बाइपोलर का इन ऑर्डर कर सकते हैं, इट इज़ ठीक, डूएबल। इसके पीपल ऊपर भी जस्ट नीड टू नो अबाउट इट कि इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर जो इसकी मेडिकेशन है, हुँ, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन जी, इन द राइट अमाउंट, राइट जी, डोजेज जी, की ज़रूरत है। ठीक, साथ में इसके काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद फिर आपको खुद मैनेज करना सीख लेना है। इवेंचुअली पीपल डू इट ऑन देयर ओन। ठीक है। आपकी इजाज़त से अगर हम एक ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएँ तो इसको यहाँ से और फिर आगे मुख्तलिफ जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि सब्सटेंस यूज़ के साथ लिंक्ड हैं, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फ़ा, वापस आते हैं, बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ले जी, हम आ गए वापस। पिछला जो प्रोग्राम था हमारा वो वेप वाला और सिगरेट वाला और कि किस तरह से जो नौजवान नस्ल है वो इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होती है और इसको समझती है कि ऐसा तो मसला कोई नहीं। तो उस प्रोग्राम की इतनी तारीफ़ आई, वो हमें एक मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया कि जी वो प्रोग्राम जो था उसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। फिर उसमें हमने एक ग़ालिबन नेटफ्लिक्स की कोई डॉक्यूमेंट्री थी जिसका ज़िक्र किया था। तो हमें किसी ने पूछा कि जी वो डॉक्यूमेंट्री क्या है, उसका नाम क्या है? तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अपनी देख रहे हैं, उसका आपको टाइटल नज़र आ जाएगा। वो ग़ालिबन उसका जो नाम है वो दी बिग वेप है। तो ये जो दी बिग वेप है, इसका आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं टाइटल। ये आप देख सकते हैं। अभी हमें फिर कमेंट आया, कमेंट है जी अस्सलाम वालेकुम, पिछले मंगल आप दोनों ने जो पॉड और इलेक्ट्रिक सिगरेट के बारे में बड़ी डिटेल से बातें की हैं, जिनको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई हैं और यही मसला मेरे घर में हुआ। ऐसा कि मेरा बेटा जो कि हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह से और 9th में उसने एडमिशन लिया है, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ मिल के वो वेप ख़रीद लाया है और उसने पीना शुरू किया है और हमें घर में पता चल गया है और मुझे इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये वाला आप दोनों का पॉडकास्ट देखा है, तो मुझे इतनी ज़्यादा आगाही है कि मैं हैरान हो गई हूँ और अब बिलख़ुसूस अब्दुर्रहमान साहब जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई थी, बताई जो थी। बताई थी झोल वेब, बनाई नहीं थी मैंने। झोल वेब पे, मैंने वो भी बिलख़ुसूस देखी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह करें कि मेरा बेटा जो दोस्तों के साथ लग के वेब का मज़ा चख चुका है, मैं आइंदा इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करूँ कि मैं इसके इर्द गिर्द ऐसी सिक्योरिटी बना सकूँ। मैं इसके ऊपर चेक कैसे रखूँ और मैं इसके साथ बात कैसे करूँ ताकि वो आइंदा इस तरह की अगर इस तरह की किसी भी दोस्तों की सोबत में ना बैठे। बराए मेहरबानी मेरा बड़ा तफ़सीली जवाब दें, मैं बड़े गौर से आपको समझूँगा। आपका बहुत शुक्रिया मिसेज़ एजाज़। मिसेज़ एजाज़ के लिए क्या पैगाम? सबसे पहली बात तो ये है, जैसे वो अपने बच्चे का जिक्र कर रही हैं जो कि 9th क्लास में गलबन उसको एडमिशन लिया है या लेने वाला है, तो उम्र कोई 14-15 साल के आसपास होगी। जी। हैरत अंगेज़ तौर पे माँ बाप अपने इस उम्र के बच्चों से पता नहीं क्यों घबराते बहुत हैं। हुँ, उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनको बहुत हिचकिचाहट होती है, मैं इसकी बात कैसे करूँ? गलत हरकत या कोई काम वो कर रहा है, घबराने वाले वो हैं जो गलत हरकत को देखते हैं या पकड़ते हैं हुँ, और हैं भी माँ बाप। हुँ, तो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करूँ कि बच्चे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो आपने उस पर कभी कन्फ्रंट नहीं किया। अब आपको नॉलेज आ गई है और अगर मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्मेशन हो गई है, आप प्री मेच्योर कन्फ्रंटेशन ना करें। वक्त से पहले, इन्फॉर्मेशन से पहले कन्फ्रंट ना करें, लेकिन एक दफ़ा आप सारी चीज़ जान लें तो उसके बाद फिर आप उससे बात कर सकते हैं। अगर उसकी कुछ गलत फहमियाँ हैं या उसको अभी तक पूरी तरह नॉलेज नहीं है वेब के नुकसानात की, तो उसको एजुकेट करें। और
यहाँ से एक तो एक बात शुरू हो जाएगी। डिपेंड करता है कि किसी का अपने बच्चों से रिश्ता कैसा है, जी। बच्चे उनको एज अ रोल मॉडल लेते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप की वो बात सुनते समझते हैं कि नहीं, या उनका ताल्लुक़ अपने माँ बाप से कोई रिबेलियस सा ताल्लुक़ है, जो कि आमतौर पे टीनेजर्स का एक इस उम्र में हुआ होता है। और इसके पीछे इस चीज़ का बड़ा रोल होता है कि आपका पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों से ताल्लुक़ कैसा है। हम्म, अक्सर ये जो मिड टीन्स में प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, 15-16 के आसपास, जी। इनकी रूट जो है वो बहुत पीछे होती है। रूट ये होती है कि पिछले 2-3-4 साल से माँ बाप के साथ डिस्टेंस होता जाता है। जी। कहीं ना कहीं आपस में सोच नहीं मिल रही होती, एक जैसी चीज़ें करने का मज़ा नहीं आ रहा होता, बच्चे माँ बाप की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे होते, और कहीं और शायद और दोस्तों के माँ साथ बाप को बच्चों की बातें अजीब लग रही होती हैं, जिसकी वजह से वो एक वक्त के एक साथ गैप आता साथ है। एक गैप आना शुरू हो जाता है। और फिर वो गैप इतना हो जाता है कि ये सिचुएशन आ जाए कि आप ये सवाल करें या ये सोचें कि मैं क्या करूं, मैं बात कैसे करूं। जबकि इसमें कोई इतनी, अगर गौर किया जाए तो इस बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम कि ये क्यों हो गया, ये गैप कहाँ और किधर से शुरू हुआ है। ये 11-12-13 साल की उम्र में ये गैप शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं है, अगर तो ये गैप मौजूद नहीं है, हम्म, तो फिर तो बहुत अच्छा है। कई मरतबा बच्चों को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये ख़तरनाक है, और माँ बाप उसमें एजुकेट कर देते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, समझा देते हैं, अम, और बच्चे समझ भी जाते हैं। जी। वो ऐसी कंपनी से दूर हो जाते हैं माँ बाप के कहने पे जिस कंपनी में ख़तरा है। वो ऐसी चीज़ों को ट्राई करना छोड़ देते हैं जिस पे पहले कभी किसी ने बात नहीं की, लेकिन चलो अभी इनको एजुकेट कर दिया। सो कैचिंग समथिंग एट द वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि अगर आप इस अर्ली स्टेज पे नहीं रोकते, तो हमने पहले भी बात की है कि ये गेटवे ड्रग है, हम्म, यहाँ से मामला फिर सिर्फ शुरू ही होता है। सो तो लाइक आई यहाँ पे सेड, एजुकेट योरसेल्फ, पहला स्टेप, एंड देन हैव एन असर्टिव कन्फ्रंटेशन। आप घबराएं ना, बच्चा जी। ही है, जी। जी। मतलब और बच्चों अपना ही है। हाँ और अपना ही है। और उससे बात करना ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। जी। जी। सो बट इट्स ऑल्सो नॉट एज ईजी एंड सिंपलर एज आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन ये सीखा जा सकता है। ये जज्बात इन्वॉल्व स्किल, हो जाती बात है। करना कैसा है, अगर आपका रिलेशनशिप डैमेज्ड है, टेंटेड है, तो उसको फिक्स करना थोड़ा वक्त भी लगता है। थोड़ा आपको नज़र भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नज़र कैसे रखनी है उसके हवाले से हम पहले भी शो में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ कि बेशक पॉड्स, ई सिगरेट्स, वेप्स की स्मेल नहीं होती, या उसको इजीली पकड़ा नहीं जा सकता जैसे कि सिगरेट की एक स्मेल होती है, जी। लेकिन ये एक्टिविटीज़ का एक बिहेवियर होता है ये करने वालों का। एजिटेशन इनके बिहेवियर में आपको मिलेगी जब जब इनको इनकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिलेगी। अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारेंगे जी। और उनको वक्त नहीं मिलेगा ये सब कुछ करने का, तो आपको उनके बिहेवियर में वो नज़र आने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन, एजिटेशन, भागना, छुपना, किसी बहाने से जाना। देयर आर मैनी वेज, कोई एक रास्ता नहीं है। हाँ, वो जो बायसेस है ना, अपने बच्चे वाला बायसेस, उसको आपको हटा के देखना होगा। वो ऐनक उतारनी पड़ेगी। वो आपको ऐनक उतारनी पड़ेगी कि "ओ, नहीं नहीं यार, अब नहीं कर रहा"। जी। जी। वो एक आधे किसी दोस्त ने लगा दी थी आदत, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, अब नहीं कर रहा, तो वो बायसेस हटाने की ज़रूरत है उसमें। अब आते हैं हम अपने जी। मौजू की तरफ। आपसे उस पे आने से पहले बड़ा एक अहम सवाल, डॉक्टर सलमानुल्लाह और अब्दुलरहमान सदाकत साहब, काली शलवार कमीज, ऊपर वेस्ट कोट, कैसा लग रहा हूँ? अनएक्सपेक्टेड सवाल। क्वेश्चन, हाँ। खैर नहीं, बहुत अच्छी लगी, वो ज़बरदस्त। आज मैंने आज जब आपको देखा था तो मैंने पहले 1 मिनट को सोचा था कोई ख़ास दिन है, कोई ईद वीद तो नहीं फिर है जो आपने कहा मुझे मंगल पता का नहीं दिन लगा। है, फिर मैंने कहा हालांकि मंगल को नागा होता है, लेकिन हम शो करते हैं। वो पिछले शो में वो जब हम जिक्र कर रहे थे छोटे शौर में बड़े शौर में का और वाकई बड़े शौर में का, तो नई डिटेल पता लगेगी उस पर। उस पर भी अपडेट है। अच्छा, उस पर अपडेट ये है कि हमें कामरान साहब ने बताया
कि आजकल नई चीज़ चल रही है कि ज़िंदा मुर्गी का शवारमा, क्योंकि अच्छा, दरमियान में ये चीज़ चली कि जो शवारमे हैं वो मरी उनमें मुर्गी के थे? उनमें कोई इस तरह की चीज़ रही, कोई ग़ालिबन ऐसा केस पकड़ा गया या किस तरह की चीज़, तो अब नहीं, इसको ज़रा एलैबोरेट करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो शवरमा है वो मरी हुई मुर्गी का ही होगा। जो जो ख़बर मुझ तक पहुंची उसमें ये था कि अब मुख्तलिफ़ दुकानों ने ये लिख के लगाया कि साढ़े कोल जड़ा शवारमा मिलता है और ज़िंदा मुर्गी है। अच्छा, मैं मेरा ख़्याल है उसको समझ गया उस बात को। शायद वो कहते हैं कि इल्ज़ाम ये होगा कि कि ये ऑलरेडी सस्ता, मरी हुई मुर्गी को ज़िबा करके हाँ, कि अच्छा, ऑलरेडी जो शवारमे को बिक रहे थे उसमें कोई चिकन सस्ता या मरी हुई मुर्गी का या कोई इस तरह की चीज़, ये है तो उसमें अपडेट। ये उसमें अपडेट है कि अब वो छोटा शवारमा, बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा के बाद ज़िंदा मुर्गी का शवारमा, और उसके पीछे असली भी है। वो असली असली ज़िंदा असली मुर्गी का, ज़िंदा मुर्गी का बड़ा शवरमा। असली ज़िंदा मुर्गी का बड़ा और वाकई बड़ा शवारमा। ठीक। इतनी ऑन गोइंग रिसर्च के साथ एक अच्छा खासा मेरे ख्याल में रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है शवारमा में। सलमान साहब की ये जो इसका भी रिसर्च मेरा है, ख़्याल है हम टीम से कहते हैं अपनी कि कोई इमेज ढूँढ के गूगल से वाकई बड़े शवारमे का, हाँ, कोई हम स्क्रीन पे वो भी दिखा दें कि वाकई हम बड़ा ऐਵੇਂ ही शवारमा, हवा में बात नहीं कर नहीं रहे। अच्छा ये ऐसा होगा होता कि है, ये एग्ज़िस्ट करती वो है। ये exist वाकई करता बड़ा शवारमा सलमान साहब खा रहे हो शो में, हम सबसे अच्छा तो ये ये हो आपका जाएगा। अगले शो का ये टास्क अगले है शो का हम टास्क। कि आप उसको अगले शो में हिस्सा बनाएं। वाकई बड़े शवारमे जी को, जी, बिल्कुल लाएं, नहीं बिल्कुल यानी लाएं, और जहाँ से लाएं हैं हम उसकी मार्केटिंग भी मार्केटिंग करेंगे। करें। तो क्या तीनों तीनों लाए जाएं कि ये नहीं है, या हाँ, फिर ये बहुत अच्छा, हम या 3 गेस्ट हैं हर साइज़ में या ये मैसर। किया जाए कि एक बड़ा शवारमा रखा जाए, एक वाकई बड़ा शवारमा रखा जाए, और फिर ये देखा जाए कि क्या वो वाकई बड़ा है या नहीं। हाँ, वही ना मैंने कहा, हाँ, मुख्तलिफ उसके साइजेस को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हम लोगों को ऑप्शन दे देते हैं कि वो बता दें कि और एक दफ़ा कीड़ गड़ा निकला है सामने आ जाए चीज़ हैं। सही कि बात है, क्या ये वाकई बड़ा होता भी है या नहीं। हाँ जी। वंस एंड फॉर ऑल ये डिस्कशन खत्म हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर सलमान, देखिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने यकीन करते हुए बड़ा वाकई बड़ा ख़रीदा कि फिर वो था कि नहीं? अब उस टाइम क्योंकि दोनों ने ना लिए, अच्छा, तो उस टाइम तो जो वाकई बड़ा है वो लगता है वाकई बड़ा है, ठीक है, तो कंपैरिजन में नहीं आप डाल ये सके। खैर हाँ कंपैरिजन नहीं कर सकता। खैर इसमें इस मौजू में बड़ी वसअत है, हाँ, ये बड़ा डीप मौजू है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर गुफ्तगू की जा सकती है। खैर हम वापस आते हैं, ये तो हम करते हैं, ऑडियंस जो है वो खुश भी होती है। वो देखें और वो ओ जी, वो आ गया जी, ये आ, स्क्रीन पे आ गया, ये आ गया, स्क्रीन पे आ गया जी। ये मेरे ख्याल से राइट साइड वाला वाकई बड़ा, ये वाकई बड़ा शवारमा, लेफ्ट वाला क्या है? लेफ्ट वाला बड़ा है, बड़ा शवारमा। छोटा इसमें दिखाया नहीं गया। चले, अगले शो में हम एक्चुअली में लाएंगे। हाँ लाइव मुजाहरा किया जाए, ये बात आपने नहीं भूलना। मैं नहीं बोलता। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, देखिए कहाँ से बात स्टार्ट हो रही थी, सिगरेट पे शवारमा पे गए, अब सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। ये इस शो का कमाल है, बिल्कुल ये अवामी शो है, अवाम के मसाइल का शो है। इसमें हमने सिगरेट भी, जैसे हमें हमें क्वेश्चन आया सिगरेट वेप, उसको भी डिस्कस किया हमने, शवारमे के सोशल मौजू को भी डिस्कस किया, और अब हम एक और जो एक बड़ा मसला है, सोशल बट नॉट इरेलीवेंट, क्योंकि अगर Not देखा जाए at तो all. एडिक्शन के एम्बेट से बाहर हम फिर भी नहीं गए। बिल्कुल फास्ट फूड की एडिक्शन भी इट्स अ रियल फास्ट थिंग। फूड की एडिक्शन है। अब देखें, कोई इंसान जब ये देखता है कि ये वाकई बड़ा शवारमा है तो वो ट्रिगर होता है, वो फिर उसको ख़रीदता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ बड़ी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। हम हर चीज़ में अपना पहलू निकाल लेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम जो बेस्ट चीज़ लेनी है तो वो उसमें देखते हैं कि जी ये बेस्ट है। तो हम अपना उसमें मौजू वापस लाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर से बात स्टार्ट हुई कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर, और क्या कोई, या और स्किज़ोफ्रेनिया का आपने बताया 50%। बाइपोलर के हवाले से भी हमने बात ना मुकम्मल नहीं कर सके कि एक तो हमने उसके मैनिक फेज़ के हवाले से काफ़ी बात कर ली है। मैनिक फेज़ जो है बाइपोलर का, उसका दूसरा जो एंड है वो जो डिप्रेसिव फेज़ है, जी। सब्सटेंस यूज़ उसके अंदर भी बहुत होता है, पर वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की तरफ बात चली जाती है। जैसे हमने कहा कि बाइपोलर के मैनिक फेज़ में लोग जो हैं वो स्टिमुलेंट ड्रग्स का, रेकलेस ड्रग्स जो बहुत हार्डकोर ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेसिव फेज़ में लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इन तमाम दवाइयों का अब्यूज़ करते हैं। इस हद तक के सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर उन चीज़ों का हो जाता है। तो ये मेंशन करना उसमें ज़रूरी है कि ये एक ही इंसान जी अपने दोनों मूड्स की एक्सट्रीम पे ये दोनों काम करता है। तो अब आप इसमें देखें कि, और ये ऐसा नहीं है कि ये
बड़े लंबे गैप के साथ ये चीज़ होगी कि एक साल ये हुआ तो अगले साल ये मुमकिन है कि वो सुबह में कोकेन का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट वाली चीज़ हो और रात में उसको अगर डिप्रेसिव मूड होता है तो वो एंटी डिप्रेसेंट और ट्रैंक्विलाइज़र और सेडेटिव का इस्तेमाल करे। अपनी जो इलेशन है जी। कई मरतबा उसको नीचे लाने के लिए वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और कई दफ़ा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इलेशन वाली ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें वो दोनों कंडीशन में वो अपने आप को दोनों कंडीशन में डुअल डायग्नोसिस का आपको जो है वो प्रॉब्लम सामने आ जाता है। इसमें आपने ज़िक्र साथ किया था स्किज़ोफ्रेनिया का। हम्म। ये क्या मसला है और इसमें कैसे नशे का इस्तेमाल स्किज़ोफ्रेनिया, क्या नशे के इस्तेमाल की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि एक रिसर्च मैं कोट करता हूँ कि चर्च के हवाले से वो रिसर्च है कि जो इंसान 10 दफ़ा चर्च का इस्तेमाल करता है तो 70% चांसेस बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो क्या ये चर्च या कोई इस तरह के नशे की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ से नशा? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया अव्वल तो होगा अगर आपकी जेनेटिक्स में मौजूद है तो ही, अगर जेनेटिक्स में नहीं है तो ड्रग्स की वजह से नहीं हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में वो टेंडेंसी ऑलरेडी नहीं है तो ये नहीं है कि ड्रग्स की वजह से वो कहीं से पैदा हो जाएगा। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ड्रग्स और ड्रग्स की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया, दोनों चीज़ें वही, अगेन द मेथड एंड द टर्मिनोलॉजी इज़ द सेम। जी, जी। अगर कोई ड्रग्स का बहुत इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है, जी। तो उसकी जो सबमिसिव जीन है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो ट्रिगर हो जाएगी और वो वक्त के साथ साथ उसका मामला ख़राब से ख़राब तर हो सकता है। और अगेन द अदर वे अराउंड एज वेल इज़ पॉसिबल दैट विद स्किज़ोफ्रेनिया जी। देयर कैन कम सिचुएशंस जहाँ पे इंसान के अंदर इस किस्म की थॉट्स आएँ कि मैं कोई सब्सटेंस, फलां सब्सटेंस का इस्तेमाल करता हूँ। जी। अब फिर हम उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, हुँ। जिसमें एक इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स और भी हैं। एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके नीचे मुख्तलिफ स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। जी। इसके अंदर जो हेलुसिनेशन का, डिलूजन्स का एस्पेक्ट है, हुँ। वो इंसान को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। जी। मिसाल के तौर पे ये जो डिलूजन्स होती हैं कि मुझे कहीं से कोई अहकामात आ रहे हैं, हुँ। मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जी, जी। मैं इसमें ग्रैंडियोसिटी का एलिमेंट भी आ जाता है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, या इसमें हेलुसिनेशंस का एस्पेक्ट आ जाता है, मुझसे कोई बात कर रहा है। हुँ। वहाँ पे ये मामला इस तरह से ख़राब होने लग जाता है कि उसकी वजह से लोग किसी भी ड्रग की तरफ जा सकते हैं, जस्ट लाइक द बाइपोलर सिनेरियो वेयर आई सेड कि उसकी वजह से लोग ड्रग्स कर सकते हैं और ड्रग्स की वजह से वो कर सकते हैं। हुँ। लेकिन हमने जब स्टेटिस्टिक्स की बात की थी तो कोई 50% ये था कि स्किज़ोफ्रेनिक्स में भी 50% सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग पाया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद एक और परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा जो कि 30 टू 60% है, वो है पीटीएसडी की। तो ये जो ट्रॉमा के बाद एक स्ट्रेस का होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बाद नशे का इस्तेमाल, ये क्या ताल्लुक? डॉक्टर सलमान आप मैं बताएंगे? मैं इसमें आपको ये बताऊं कि चलें इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जी। पीटीएसडी क्या है? जी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी। कोई किसी को ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसको इतना स्ट्रेस हुआ कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल सक रहा। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल सक रहा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसको फोबिया है, उसको पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं इन दैट सिचुएशन अगेन एंड अगेन। तो वो उसको डील करने के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेगा। करना तो असूलन ये चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए, लेकिन करेगा क्या? तो करेगा कुछ ये कुछ कि वो सेल्फ सब्सटेंस मेडिकेशन की तरफ कुछ चले जाते हैं सब्सटेंस लोग। कुछ ज़्यादातर मेडिकेशन, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर और ऐसे में वो शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करे, और अगर वो फ्रेंड कुछ यूज़ करता है तो वो उसको ये मशवरा तो दे के आम तौर पे लोग पहली फुर्सत में प्रोफेशनल से रब्ता नहीं हाँ, करते नहीं हैं, करते क्योंकि वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है ना। और कई दफ़ा लगता है कि अच्छा ये तो एक दफ़ा वन टाइम
आज बहुत लो मूड फील कर रहे हैं, या आज मैं किसी चीज़ से घबरा गया, या कल मैंने ये करना है तो मुझे उसका पैनिक हो रहा है। मसलन किसी को अगर खुदा न खास्ता मूवीज़ की वजह से या असली इंसिडेंट की वजह से प्लेन से डर लगता है, हम्म, उसका ट्रॉमा प्लेन्स एरोप्लेन से है, फ्लाइट से है, हम्म, और उसको उसके स्ट्रेस उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, जी ठीक है। तो वो जो है जी। अब इस बंदे की कल फ्लाइट है, हम्म, ज़रूरी भी है उसका ट्रैवल करना, काम है उसका, तो वो क्या करेगा आपके ख्याल में? कुछ ना वो कुछ स्ट्रेस इस्तेमाल। को हैंडल करने के लिए क्या करेगा? फर्स्ट टाइम मतलब ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो उसके लिए कोई सेल्फ मेडिकेशन करेगा, हाँ, कुछ ना कुछ अपने आप को इस्तेमाल। सेडेट करेगा, या कोई एंटी एंजाइटी कोई पिल लेगा, या कोई इस किस्म के या अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा हम्म, बिफोर और ड्यूरिंग द फ्लाइट, ताकि उसके इनहिबिशंस थोड़े से लो हो जाएं, उसकी घबराहट थोड़ी सी कम हो जाए। ये जो किसी भी ये डिसऑर्डर में फिर ये एस्पेक्ट है ना कि ये मेरी परेशानी है, ये मेरे ज़हन में उसका हल है, ये कर लेता हूँ। ये क्विक फिक्स है। हाँ जी, क्विक फिक्स है, एक्चुअली फिक्स भी नहीं है, क्विक। क्विक ही है, आगे फिक्स नहीं है, ये हाँ, फिक्स फिक्स तो नहीं है हुआ नहीं कोई। और मसला बढ़ गया बढ़ गया। क्योंकि शायद उसकी वजह से यानी जो इंसान किसी एक मसले की वजह से किसी नशे का इस्तेमाल शुरू करता है तो वो अगर हम 20% भी कहें तो वो एक रिस्क में क्योंकि चला जाता नशे के बारे में हमने ये कहा हुआ है ना कि पहला इस्तेमाल की मर्ज़ी है आपकी, है। हाँ, दूसरे पे। दूसरे इस्तेमाल की मर्ज़ी पॉसिबल है कि नशे की होगी। और जैसे आज मैं कुछ पेशेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, कोई पेशेंट ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा कि हमने इस सोच के साथ शुरू किया कि हम दूसरी दफ़ा करेंगे। सब ने ये सोचा था कि पहली दफ़ा बस एक दफ़ा करना है, हम्म। ये मैं पहली दफ़ा करने लगूँ और यही आखिरी दफ़ा है। लेकिन इन सब ने दूसरी दफ़ा भी सोचा होगा ये बस मैं दूसरी दफ़ा करने लगा हूँ और ये आखिरी दफ़ा है, क्योंकि सबको पहली दफ़ा में एडिक्शन नहीं हो जाती है। ये भी हमने बड़ा क्लैरिफाई किया हुआ है, सबको पहली दफ़ा में नहीं हो जाती, सबको शायद होती भी नहीं है, होती भी नहीं। क्योंकि उसमें से कई जो हैं वो सैकड़ों दफ़ा करके भी बच के निकल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स, अच्छा, निकल अब हम सकते हैं। इसको अगर हम लिंक करें जो पहले बात कर रहे थे हम बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो उसमें कोई इंसान रिस्क लेता है, चांसेस आर देयर कि वो रिस्क से निकल जाता है, रिस्क लेता है निकलता है, रिस्क लेता है निकलता है। तो इससे क्या एक वो एक इंसान में एक फील जनरेट होती है कि मैं रिस्क लूँगा निकल जाऊँगा, और फिर वो नशे का भी इस तरह से इस्तेमाल शुरू करता है कि मैं तो लोग नहीं निकलते होंगे, लोग एडिक्ट हो जाते होंगे, मैं तो निकल जाऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉन्फिडेंस हम्म, है, सूडो कॉन्फिडेंस जो है खुद के बारे में, ये जो है वो जनरेट होता है एक दो या तीन या चार दफ़ा की कामयाबी से। हम्म, ये सूडो कॉन्फिडेंस होगा आपको लाजमी। मसलन ये जैसे हमने वन व्हीलिंग की बात की, वन व्हीलिंग ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना कि किसी ने पहली अटैम्प्ट में कर ली हो, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर पहली नहीं तो दूसरी अटैम्प्ट में कर ली और उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कर सकता है, तीसरी बार कर ली, चौथी बार कर लिया, फिर लोग ऊपर से उसमें तालियां भी बजा देते हैं, दाद भी दे देते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, जी। उससे भी इंडोर्समेंट हो गई। तो गलत चीज़ भी कामयाबी से करके आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस मिल जाता है दैट आई कैन डू इट, आई एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ, वो मैं मैं वो कुछ काम मुख्तलिफ कर हूँ, रहा हूँ जो बाकी हज़ार खड़े हैं इनसे नहीं होता। मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं यूनिक हूँ। और फिर उससे ग्रैंडियोसिटी भी आ जाती है, फिर उससे आप में मोटिवेशन आती है कि हाँ ठीक है, को ख़ास टैलेंट है ये मेरे अंदर। हम्म, और ड्रग्स के हवाले से भी कई मरतबा ये लोगों का कॉन्फिडेंस इस वजह से इर्द गिर्द दोस्त उनके बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैं देखा है बड़ा ड्रिंक करता है, ये ड्रंक नहीं होता, ये तो हाँ, बड़ा स्मोक अप करता है लेकिन ये हाई नहीं होता। हम्म, अ, और वो फिर कहते हैं कमाल बात है, वो फिर वही कॉन्फिडेंस लेके अपना किसी प्रोफेशनल के सामने आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं कुछ होता। हाँ, ये और हैं जिनको होता तो है। दिस सूडो कॉन्फिडेंस मोस्ट प्रोबेबली अफेक्ट्स देम वेरी नेगेटिवली। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर का जिक्र किया, स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र किया, पीटीएसडी का जिक्र किया। आगे अगर हम फिगर्स में जाएं तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स 20 to 40% लोग जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, वो भी फिर इस्तेमाल की तरफ जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के। डॉक्टर सलमानुल्लाह आपसे ये जानूंगा कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स का फिर क्या ताल्लुक एंजाइटी को कम करने के लिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। एंग्ज़ायटी की स्टेट में जब कोई इंसान होता है तो उससे निकलने के लिए सबसे आसान हल तो यही है कि सेल्फ मेडिकेट करे। क्योंकि कॉमन नॉलेज में बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी अवेलेबल होती हैं, या कोई अगर इंसान जिसके लिए ईज़िली अवेलेबल है अल्कोहल, या उसकी एक्सेस में है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उस एंग्ज़ायटी को रिलीव करने के लिए। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स का भी पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसमें जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर आता है। इस तरह बहुत से डिफरेंट फ़ोबियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। फ़ोबियाज़ का ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत से लोग हेल्प ओसीडी लेते आ हैं। जाता है। ओसीडी आ जाता है, इसके अलावा यू नो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसी आगे सब टाइप में आता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। इन सब के लिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एग्जिस्ट करती हैं, जो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डायग्नोज करे आपको तो वो तब प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं, और बाकी मुल्कों में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं कि वो एक्सेसिबल हो जाती हैं लोगों के लिए वो ड्रग्स। तो बजाय इसके कि वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में आए किसी प्रोफेशनल के साथ, लोग सेल्फ मेडिकेट करना शुरू करते हैं, और फिर वो सेल्फ मेडिकेशन एक अनकंट्रोल्ड वे में इवेंचुअली एडिक्शन बन जाती है। अल्कोहल का भी यही सीन है कि अल्कोहल के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो एनजाइटी को रिलीव करता है, आपके ब्रेन को काम डाउन करता है, आपको रिलैक्स फीलिंग देता है फॉर सम टाइम। अच्छा, इवन अगर हम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी तो कोई एक लिमिट ही है ना। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। नींद की गोली को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, लेकिन नींद की गोली की एडिक्शन हो जाती है। देखिए, जब भी आप एनजाइटी के साथ जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जी। तो कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी इस बीमारी का हल सिर्फ दवाई है। हाँ। दवाई के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थेरेपी है। जब तक आप थेरेपी नहीं लेंगे, दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ थेरेपी लेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो उस थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो अब जो बंदा सेल्फ मेडिकेट कर रहा है, वो उसका एक कंपोनेंट तो पूरा कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। वो दवाई ले रहा है जो उसको टेम्परेरी रिलीफ दे रही है। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रिकमेंडेड है फर्स्ट लाइन, उसकी तरफ वो नहीं जा रहा। तो फिर उसकी उस मेडिकेशन की टॉलरेंस बढ़ती जाएगी, उसको क्योंकि दूसरी हेल्प नहीं मिल रही, साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल रही। तो इवेंचुअली इस चीज़ का खदशा है कि वो एक एडिक्शन में डेवलप हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाकर ट्रीटमेंट लेंगे, तो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं वो करेगा आपकी मेडिकेशन की डोज को। जी। इस हद तक नहीं जाने देगा कि वो एडिक्शन बन जाए या आपकी उस पर डिपेंडेंस हो जाए। और ऑफ कोर्स जब उसको टेपर डाउन करना होता है तो वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है आपकी बिहेवियरल थेरेपी का। तो अच्छा, चीज़ें तो अपने आपकी हाथ। हमारी बॉडी का ये जो सिस्टम है ना, जी। कि जब किसी चीज़ को आप एक्सटर्नली लेना शुरू कर दें तो अंदर आपके ये मैसेज जाता है कि मुझे इंटरनली इसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, सही है। और वो फिर उसको उसकी प्रोडक्शन को कम से कम करके बहुत नीचे ले आता है। जैसे कि अगर कोई नींद की गोलियों का इस्तेमाल करता है, जी। सेडेटिव्स लेता है, तो उसकी बॉडी को लगेगा कि मुझे मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने की हाँ। ज़रूरत नहीं, मैं क्यों मेहनत करूँ। मैं क्यों काम करूं। तो वो जो टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस बिल्ड हो गई है। जी जी। वो टॉलरेंस ये है कि पहली मर्तबा आपने जब कोई नींद की गोली ली तो आपकी अपनी एक बॉडी की प्रोडक्शन है मेलाटोनिन की, उसके ऊपर आपने सेडेटिव लिया, मिल के आपको बड़ी तेज़ सी नींद आ गई। वक्त के साथ साथ वो अपनी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी, और वो जो आपने एक्सटर्नली ड्रग लिया है उसका असर भी कम होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही अगर इसको और हम। फिर आप उसकी डोज बढ़ा देंगे। हम्म। लोग उसकी डोज बढ़ा देते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 6, 10। यकीन नहीं आता लोगों को सुनते हुए, लेकिन लोग 10 के बाद 100 और 200 नींद की गोलियां भी एट अ टाइम खा लेते हैं। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। आपने कहा 200। 200 200 में 20 पत्ते खा गए गोली के मजाक में। इसके बाद तो वो उठते ही नहीं होंगे। नहीं, वो उसके बाद चलते फिरते गाड़ी चला के आ भी जाते हैं, वो ठीक रहते हैं, बिल्कुल नहीं, सही। आप कह रहे हैं नींद की गोली है। हाँ, नींद की गोली जिनको टॉलरेंस इतनी बिल्ड हो गई हुई है कि उनको वो असर नहीं करती। जो ऐसा कोई इंसान जो सेडेटिव नहीं लेता, वो एक गोली लेगा तो नींद आ जाएगी। नींद की उसी गोली का जिक्र हो रहा है जिससे नींद आती है। जी जी उसी गोली का जिक्र हो रहा है। तो आप कह रहे हैं ऐसी 200 गोलियां खा के कोई इंसान गाड़ी चला के आ रहा है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आज पहले दिन ही खा लिया तो वो ये कर सकता है। वो ऐसा है जिसकी एडिक्शन बिल्डअप हो गई है, टॉलरेंस इतनी बिल्डअप हो गई हाँ, है। वो वो 2 होते साल होते। पहले शुरू हुआ था। सही है। 2 साल मिसाल के तौर पे 2 साल पहले शुरू हुआ, पहले 1, 2, 10, 15 ऐसे ऐसे गोलियों की तादाद बढ़ाते गया। इनहिबिशन चूँकि उसमें भी ड्रग में लो हो गया, ट्रैंक्विलाइजर्स में भी आपका इनहिबिशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो वरना आपको मिसाल के तौर पे आपको तो मैं कहूँगा ना, ये 3 या 4 पेन किलर खा लें,
आपके अंदर एक इनहिबिशन होगा, आप कहोगे मैं 4 गोलियां खा लूं पेन किलर की। लोगों में एक रिलक्टेंस होती है, लोग कहते हैं नहीं नहीं दवाई कम, डॉक्टर साहब दवाई कम। लेकिन जो बंदा ये सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर लेता है उसका इनहिबिशन इतना लो हो जाता है कि वो 2 से 3 पे नहीं, सीधा 4 पे जंप करता है। 4 से 5 6 पे नहीं, वो सीधा 8 पे जंप करता है। मतलब स्क्वायर रूट में चल रहा होता है। वो 8 से 16 20 ऐसे वो अपनी डोजेज बढ़ाता है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सेम इफेक्ट ऑफ द ड्रग दैट दे हैड बिफोर। तो फिर वो वक्त के साथ इतना बढ़ते बढ़ते वो 100-200 गोलियों पे जब वो चले जाते हैं, बात बहुत अजीब लगेगी सुनने में, लेकिन वो उसके बाद ऐसे चल फिर रहे होते हैं जैसे कि किसी बंदे ने कुछ किया हुआ नहीं ये है। जैसे अभी आप इसको एसोसिएट कर रहे थे, तो समझने के लिए, आसानी के लिए, जैसे नींद की जो गोलियां हैं, जैसे आपने भी बताया कि कोई इंसान नींद की गोली लेता है, पी लेता है, तो उसके दिमाग को सिग्नल ये जाता है कि जी अब बस हम फिर क्यों काम करें, मैं मेलाटोनिन क्यों प्रोड्यूस करूं। तो जैसे कोई इंसान अपना किचन बनाए ज़रूर, लेकिन खाना बाहर से आता जाए और 6-8 माह 10 माह 1 साल वो खाना डेली ऑर्डर हो रहा है, घर में चूल्हा फंक्शनल ही नहीं है, तो कोई चीज़ें फंक्शनल तो नहीं होंगी। घर में फंक्शनल रहने की आदत ख़त्म हाँ, हो वो जाएगी। आदत ही ख़त्म हो जाएगी। वो चूल्हा पता नहीं होगा कि जी कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे है, घर में कोई आटा पड़ा है या नहीं पड़ा, चावल पड़े हैं या नहीं पड़े, क्योंकि खाना आई बाहर से रहा है, अगर सारी चीज़ें पड़ी भी हैं तो जो उनका इस्तेमाल करने वाला है उसको आदत ही नहीं रहेगी उसको कुछ आदत ही नहीं करने की, रहेगी। तो कहेगा। और चीज़ें बाहर डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो वही जो नींद की गोली है, उसमें भी आप किसी बाहर के सोर्स को ये कह रहे हैं कि जी मुझे ला के नींद दो, और फिर कोई इंसान जो है वो तो अब मेहनत ही इसको क्यों आप करे। सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर लें ना, इसको आप खुशी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। तो अगर कोई इंसान अपनी खुशी के लिए ड्रग्स लेता है, जी तो बॉडी जो है वो अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल या उनकी प्रोडक्शन कम कर देगी, जो जिनका ताल्लुक आपकी हैप्पीनेस से है। जी जी अम, अगर कोई अपने लो मूड के लिए कोई मेडिकेशन का अब्यूज़ करता है, तो उसके अंदर जो ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन होने की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी में लो मूड को डील करते हैं। हम तमाम लोग मुख्तलिफ़ वजूहात से लो मूड का शिकार हो सकते हैं, किसी भी वजह से। आज कोई बुरी खबर मिली, आज नींद नहीं पूरी हुई, आज खाना नहीं मिला, लेकिन फिर हमारी बॉडी उसमें से हमें बाहर निकालती है। जी जी हमारा ब्रेन उसमें से हमें, माइंड उसमें से बाहर निकालता है, हमसे कुछ और ऐसा कराता है या डिस्ट्रैक्शन करा देता है, या कहता है अच्छा चलो जस्ट लेट्स जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट। जी लेकिन ऐसे लोग जिनकी डिपेंडेंस बन जाती है या टॉलरेंस बिल्डअप हो जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर, उनको कोई और तरीका नहीं आएगा उस लो मूड में से बाहर निकलने का। तो ये टॉलरेंस वाला जो फैक्टर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई काम आप अपने, आपकी बॉडी इज़ सपोज टू डू इट। ये ऐसे ही है कि अब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग डॉक्टर सलमान, कि अगर किसी बंदे को कोई ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की, जी और वो छोटी छोटी क्वांटिटी में इंसुलिन लगाना शुरू कर देता है, उसे नीड कोई नहीं है, तो क्या उसकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन वक्त के साथ साथ जिस तरह है उसमें कोई फ़र्क आएगा? नेगेटिव फीडबैक का प्रोसेस ही होता है। सॉरी, इसमें पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे कि जब आप एक चीज़ बाहर से ले रहे हैं और उसकी जो ज़रूरत है वो ऑलरेडी बॉडी पूरी कर रही है, तो बॉडी एक सिग्नल लेगी कि चूँकि एक्सेस में चीज़ आ रही है तो आई नीड टू शट डाउन माई प्रोडक्शन तो वो कम कर देगा। एग्जैक्टली। इसी तरह स्टीरॉयड्स का अक्सर लोग जब लंबे अर्से तक इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जहाँ से स्टीरॉयड प्रोड्यूस होते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को शट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया कि लोगों के जो जिस्मानी बहुत से फंक्शंस होते हैं जो स्टीरॉयड्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इवन लोगों का सेक्सुअल फंक्शन भी वो अफेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि जो इंटरनल प्रोडक्शन है स्टीरॉयड्स की वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। किसी भी काम को, यानी कि अगर आप इस तरह करेंगे कि जो वैसे नेचुरली बॉडी सपोज टू डू एंड यू डू इट एक्सटर्नली। अब मेरा एक हाइपोथेसिस या अजम्पशन कह लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर कोई मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे, जी तो शायद स्किन की आदत ख़त्म हो जाती है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की, और वो डिपेंडेंट हो जाती है मॉइस्चराइज़र्स पे। नाउ दिस इज़ अगेन टोटली लेकिन बात लॉजिकल है। आउट ऑफ द बॉक्स हाइपोथेसिस के, वही उसी लॉजिक के तहत मुझे ऐसा लगता है ये कि अगर ये काम फलसफा वैसे ही आपकी बॉडी ने करना है। ये अगर फ़लसफ़ा प्रूफ हो गया, तो ये नाज़रीन सनद रहे और बवक़्त ज़रूरत ताकि काम आ सके कि ये आज तारीख़ है 15 अप्रैल, मंगल का रोज़ 8:58। तो ये यू आस्क फॉर इट में बात की जा रही है कि कोई इंसान
अगर कुछ काम करने लग जाए जो कि ऑलरेडी ठीक हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम करने की जो नेचुरल सलाहियत है वो कम होने लगेगी। और अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर मॉइस्चराइज़र लगा लगा के कोई इंसान अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, तो स्किन जो है वो अपनी जो एक पोटेंशियल है उसका वो कम हो सकता है। अब इसके ऊपर इसमें हम बात देखें। वही है कि रेयरिटी में जी। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो तो हम मेडिकेशन के हवाले से भी कह रहे हैं, दूसरी चीज़ों के हवाले से भी कह रहे हैं, दैट्स ओके। यस दैट्स रेयरिटी में अब किसी की स्किन को बहुत सा एक्सपोजर हो गया है, या आज शदीद विंटर्स में जैसे ड्राइनेस हो जाती है तो उसकी वजह से हो गया, और कभी किसी को एक या दो दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ गया, तो मेरे ख्याल से कि दैट्स डिफरेंट थिंग। क्योंकि लेकिन अगर कोई रूटीन का हिस्सा बना हाँ लेते हैं, सुबह लगाते हैं, दोपहर को लगाते हैं, रात को लगाते हैं, तो अब वो एक्सेस हो जाएगा, और मेरे क्योंकि ख्याल इस से तरह फिर विंटर ड्राइनेस है तो उसमें जो आपकी बॉडी की मॉइस्चराइजर की प्रोडक्शन है वो ओवरवेलम हो गई है, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है जी। तो बॉडी की कैपेबिलिटी है उस मॉइस्चराइजर को प्रोड्यूस करने की वो कम है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाहर से लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल मौसम में हो, आपकी एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, उसमें भी आप लगाई जा रहे हो, तो फिर मसला हो सकता है। तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एक्सेस, ये एक आखिरी पॉइंट, एक्सेस जहाँ भी हो जाएगा। अब वही बात है कि स्किन टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। जी जी जी। देयर इज ड्राई स्किन, देयर इज ऑयली स्किन, देयर इज कॉम्बिनेशन स्किन, हम्म। ठीक है। सो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ भी वो, ये बात इन्होंने अच्छी की डॉक्टर सलमान ने, कि एक्सेस जहाँ हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम है, और वहाँ पे बॉडी कहेगी कि मैं ये तो इस बंदे को नहीं रोक सक रही कि ये बाहर से ला रहे हो अंदर, खुद से रोक। तो मैं खुद से अंदर से इसके रिएक्शन में रोक देती हूँ। हम्म। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। सो अगर किसी की जैसे हमने कहा, अगर किसी को इंसुलिन की ज़रूरत है और वो इंसुलिन लगा रहा है, मेक सेंस। ड्राई स्किन है और वो लगा रहा है, मेक सेंस। मेक सेंस। पर अगर वो अगर यार ज़रूरत नहीं है फिर कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है और वो उसी पे भी लगा रहा है, तो फिर वो बॉडी कहीं ना कहीं उसको कॉम्बिनेशन, उसको compete करने के लिए, उसको उसके एक्सेस को रोकने के लिए अपने अंदर से उसकी प्रोडक्शन शायद कम कर देगी। ये बात बड़ी लॉजिकल। और प्रोग्राम को अगर हम सम अप करें तो डुअल डायग्नोसिस, ख़ास तौर पे ये हम जैसे साइकेट्रिक इलनेसेस में देखते हैं कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ कोई आता है, और उसमें हमने देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेनली, जो कि 60% से ज़्यादा ऐसे लोग जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं वो सब्सटेंस यूज़ की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद PTSD, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन। तो ये कितने मसाइल हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कि कोई इंसान किसी एक मसले से घिरा हुआ है तो वो उस मसले का हल तलाश करता है सब्सटेंस के इस्तेमाल में, और वो जब ऐसा करता है तो वो दूसरे मसले में गिर जाता है। और ये दो मसाइल के साथ लोग जो हैं वो माशरे में घूम फिर रहे होते हैं, ज़िंदगियाँ अफेक्ट हो रही होती हैं, और फिर कहीं किसी रिहैब का या किसी इलाजगाह का रुख किया जाता है कि अब ये मसाइल हैं, और फिर पता चलता है कि ये असल में एक मसला नहीं है। वो जो सामने बिहेवियर नज़र आ रहा है, वो जो सामने कोई इंसान जो है 6-6 दिन 7-7 दिन जाग रहा है, वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ किसी एक चीज़ की वजह से नहीं है, वो दो चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। अब्दुल रहमान सदाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के शो में, जैसे कि हम हर मंगल का जो शो है, वैसे तो सारे ही शो कमाल, लेकिन इस शो में बड़ा कंफर्टेबली हम कितने मौजूद डिस्कस कर जाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या क्या डिस्कस कर गए हम। डॉक्टर सलमानुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइमरी देखें, प्राइमरी क्रोनिक इलनेसेस हमने जिस तरह से डिस्कस की, ये बड़ा स्कील मौजू है, एक बड़ा पढ़ा लिखा मौजू है, इसके ऊपर तो वैसे ही बात नहीं होती। तो जो हमने डिस्कस किया डायबिटीज़ के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में, एडिक्शन के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर, और कितने ही मसाइल को हमने डिस्कस किया। डॉक्टर सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन का बहुत शुक्रिया। आज हमने जैसे कि ये कमेंट शामिल किया, आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक, यानी जब आप ये शो देखें तो अब आपके ज़िम्मे काम ये है कि आपने बताना है कि जी ऐस मौजू पे गल करो, या ऐस मौजू पे गल करो, या ए करो। तो हम उसको अपने प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, और वो कोई सोशल मौजू हो सकता है, वो एडिक्शन के रिलेटेड हो सकता है, वो किसी दूसरी साइकेट्रिक इलनेस के हवाले से हो सकता है। मुझे सलमान अहमद वान को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। कल बुध का रोज़ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ की बारी। प्रोग्राम यू आस्क फॉर इट डेली 7 से 9। अल्लाह हम नासिर।